हेलो हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं, मैं हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। कैसे हैं सब? स्वागत करता हूं आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट में। जी हां, तो मॉडर्न फिजिक्स में ही हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मॉडर्न फिजिक्स का खात्मा करने वाले बहुत ही जल्द। तो यार हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मेजॉरिटी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना आज के लेक्चर में, इस एटम्स वाले पोर्शन में, ये आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जी हां, पढ़ चुके हैं। और वो जो पोर्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, तो सिलेबस में भी एनटीए ने रिमूव थोड़ा ही किया है। यस सर। तो यार ये सारी चीजें आपको देखी देखी लगेंगी, तो कुछ भी सूना सूना नहीं लगेगा, सुना सुना लगेगा, है ना। तो सीधे बैठ जाओ यार, सब चकाचक मस्त अपन लेक्चर देखने जा रहे हैं। रिवाज के अनुसार देखते हैं कि यार नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कितने सवाल आते हैं हर साल, ठीक है, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके के सवाल आते हैं, और सबसे मेन बात 2023 में कितने सवाल आए और कैसे कैसे आए। ऐसे आए कि हम सॉल्व कर सकते उसको कि नहीं कर सकते, बिल्कुल साहब सब कुछ देखेंगे। और लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन, लास्ट क्लास के होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत बढ़िया, दिल थाम के बैठिए देवियों सज्जनों, मेहरबान कदरदान साहिबान। चलिए शुरू कर रहे हैं, ऐसे चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, तो यार यहां पे आज मैंने मीम नहीं लगाई, मुझे इमेज बड़ी अच्छी लगी तो मैंने एटम का फोटो लगाया है। एटम का एक तरीके से थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन आप मान लीजिए कि बीच में न्यूक्लियस है, सबको पता, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बहुत अलग अलग हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। जी सर। तो क्या देखने वाले, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि किस किस ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा। अब तो आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत आम सी बात है, आपके लिए मेरे लिए जैसे अब ड्यूअल नेचर बहुत आम बात हो गई है। पहले इतनी आम बात नहीं हुआ करती थी, पहले तो बहुत खास बात हुआ करती थी भाई। मतलब ये मान के चलो, बस लोगों में हाथापाई नहीं होती थी, फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट में हाथापाई नहीं होती थी बस, बाकी मुंहजोरी तो पूरी हो जाती थी, है ना। मतलब ये मान के चलो कि नहीं भाई मेरा मॉडल सही है, कि नहीं भाई तेरा मॉडल सही नहीं, इस तरीके से, ठीक है। कौन सा? लाइट वाला। फिर फाइनली क्या कंक्लूजन निकला वो हमने देखा। वैसे ही अब बहुत आम बात हो गई, फोटो आप देखोगे तो यू वोंट गेट एक्साइटेड, है ना, आफ्टर सीइंग दिस फोटो। लेकिन अगर मैं पास्ट में जाके ये फोटो डेल्टन साहब को या जे थॉमसन साहब को या रदरफोर्ड साहब को, जब उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तब मैं पास्ट में मैंने टाइम मशीन बना ली और ये बता दिया उनको, तो उनके होश उड़ जाएंगे। वो बोलेंगे अरे मोरी मैया झिका भयो, सही बात है ना, ऐसा वो बोलेंगे। समझ में आ पा रही क्या बात? यस सर। तो यार अब हमारे लिए आम बात है, लेकिन पहले आम बात नहीं हुआ करती थी, पहले बहुत खास बात हुआ करती थी। देखेंगे इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री कि भाई किस किसने क्या बोला एटम के स्ट्रक्चर को लेके। अभी पता है ना बीच में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन तब इतना ऑब्वियस नहीं हुआ करता था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इन सब के बारे में देखेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो सारी चीजें देखेंगे कि जो नील्स बोर साहब ने बोली थी कि भाई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो कितनी स्पीड से घूमेगा, क्या उसकी रेडियस होगी, क्या वेलोसिटी होगी, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, घूमने की वजह से, चार्ज घूमने की वजह से करंट आएगा, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, सब कुछ देखेंगे। पूरा धागा खोल देंगे, पूरा टाका खोल देंगे, पूरा पीएचडी कर लेंगे। जब तक ये साला एटम्स वाला कंसेप्ट दया की भीख नहीं मांगने लगेगा, तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। द लाइन स्पेक्ट्र ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये टुडेज टारगेट, तो एक तरीके से आप मान के चलो फॉर्मेलिटी है, बाकी मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग है। विजुलाइज के नाम पे कुछ कद्दू विजुलाइज कुछ नहीं करना, हाँ, लेकिन चीजें याद करनी। मैंने आपको बताया था जब चैप्टर्स आसान हो जाते हैं तो वो आसान होते हैं किसकी कॉस्ट पे? फॉर्मूला याद करने की कॉस्ट पे। मतलब आपको चीजें याद तो करनी ही पड़े, ऐसे नहीं हो सकता कि चीज आसान भी है और कुछ याद भी नहीं करना पड़ रहा, ऐसा नहीं होगा, है ना। चलो भाई, तो देखो ये कितनी प्यारी फोटो, कितनी बेहतरीन सी फोटो है, देख पा रहे हैं? यस सर। बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ताबड़तोड़, आपके अंदर भी है न्यूक्लियस, मेरे अंदर भी है न्यूक्लियस, आपके अंदर भी है इलेक्ट्रॉन्स, मेरे अंदर भी है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कण कण में समाये हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, एटम, एंड जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। बोलो बेटा, मतलब कि यार ये ना हो तो दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। सही बात है। चलो देखो, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट कुछ सालों में कितने कितने सवाल आए हैं। एटम्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एटम्स। मॉडर्न फिजिक्स की बात नहीं हो रही है, एटम्स की बात हो रही है। ओके, तो एटम्स में आप देखो यार 2013, ये 2013, 14, 15, है ना, 15 में एक एक सवाल, 16 में 2 सवाल, फिर एक, फिर एक, फिर एक, एक एक एक, 20 में एक, 21 में आया ही नहीं, 22 में एक, और 23 में कितने सवाल पूछे गुरुजी? 23 में पूछे भैयाओ और बेटाओ 2 सवाल पूछे गए। कितने सवाल पूछे गए? हे भैया, पूछे गए 2 सवाल। अरे भैया एक मिनट, पूछे गए बेटा 2 सवाल। तो आप मान के चलो मिनिमम 1
मैक्सिमम 2, है ना, हो सकते हैं 3 भी पूछ ले, पर मान के चलो 1 से 2 सवाल तो आने ही आने हैं, निश्चित है। मिनिमम 1 तो कहीं नहीं गया, और 2 भी आ सकते हैं, जैसे नीट 2023 में 2 सवाल आए, आप देखो, है ना। तो वो 2 सवाल कैसे थे, मैं आपको आज की क्लास में सॉल्व कराऊंगा। और अगर ये लेक्चर हमको हल्का फुल्का रखना हुआ तो जो भी इसका रिमेनिंग पोर्शन होगा, वैसे हमारा टारगेट है इसको हम एक लेक्चर में खत्म कर दें, लेकिन नहीं होगा तो इसको अगले पार्ट में खत्म करेंगे। और अगला पार्ट कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ी बहुत जो चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ लेंगे, और फिर न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। अब गुरुजी मॉडर्न फिजिक्स में क्या बचा है, देखो मैटर वेव्स हो गया, फोटोन की क्वांटम थ्योरी हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। मजा आया कि नहीं आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, साला कहानी की तरह याद हो जाना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी को लेके बैठे और पूरा कच्चा छिट्टा खोल दे किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास देखो यार, ये आपका रेडियो एक्टिविटी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। एक्सरे क्या हो चुका है बेटा, डिलीट हो चुका है हमारे सिलेबस में से। तो हमारे पास अब ले देके क्या बचता है गुरुजी, एक तो एटम वाला पार्ट बचता है और एक न्यूक्लियाई, है ना, एटम से न्यूक्लियाई वाला पोर्शन बचता है। फिर सेमीकंडक्टर, तो आपको पता है इस वीक में हम सिलेबस क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और मुझे जरूर से बताना कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स, आपका टेस्ट कैसा हुआ। आशा करता हूं कि यार टेस्ट में फोड़ फाड़ के आए होंगे, मचा के आए होंगे, और हर एक बच्चा जो मुझसे अभी पढ़ रहा है वो 180 में से फिजिक्स में 100 तो गिरी से गिरी हालत में लेके आया होगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही हाई वोल्टेज होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डीपीपी होगी, किसकी, एटम्स की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक की तो मिल गई, ये सर, है ना। अच्छा, लास्ट लेक्चर में एक डीपीपी आई थी, उस पर लिखा हुआ था थंबनेल पे नो डीपीपी, बट एक डीपीपी आई थी, अगर आप चेक करेंगे तो, है ना। ओके, इसकी जो डीपीपी है वो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके साथ में आपके पास भिजवा दूंगा। आशा करता हूं कि आपका जो टेस्ट है वो बहुत ही ताबड़तोड़ गया होगा, ठीक है भाई। तो होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये मस्त चैप्टर शुरू करते हैं। कह रहा है व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0, सुन रे बेटा, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0, वेयर f0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0 है, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी याद कर, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इंसिडेंट वेवलेंथ जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होता है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। यस सर, इज इंसिडेंट ऑन दी मेटल प्लेट the maximum velocity, है ना, क्या लिखा हुआ, is incident on the metal plate the maximum velocity of electron emitted is v1। थोड़ा, है ना, क्षमा प्रार्थी हूं भाई, थोड़ा खांसी आती रहेगी बीच में, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। इधर देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5f0, the maximum velocity of electron emitted is v2, the ratio of v1 by v2 is। सबसे पहली बात, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैंने कही नू कैरी के मैक्स बराबर क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hf, माइनस वर्क फंक्शन क्या होता है, hf0, मालूम है ना। यस सर, तो ये कितना हो गया, h कॉमन ले लिया, हो गया hf माइनस f0। व्हाट इज f, f इज दी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जी सर। तो के मैक्स को मैं लिख दूं, के मैक्स को क्या लिख दूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, यस सर। तो अब एक बात बताओ, तो 2 बार इक्वेशन बना दूंगा, एक बार बोल रहा है जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 2f और एक बार जब बोल रहा है जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 5f0 है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इसका मैटर करते हैं क्लोज और 2 बार इक्वेशन लिखते हैं। हाफ एम, पहले जब 2f0 है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो जो वेलोसिटी वो v1 है, फिर जब 5f0 है तो कितना है बेटा, v2 है, ठीक है। तो हो गया, कितना हो गया, h 2f0 माइनस f0, और वेलोसिटी बाद में कितनी होगी, v1 से v2, जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी 5f0 माइनस f0, कितना हो गया रे बेटा, hf0 कितना हो गया दद्दू, hf0 ये कितना हो गया 5 माइनस 1 यानी 4hf0। क्या कीजिएगा, रेशियो ले लीजिएगा, रेशियो रेशियो ले लीजिए ना सर, रेशियो ले लीजिए ना सर, रेशियो ले लेंगे लो भाई। तो क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, खत्म करो किस्सा, 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, हाफ एम से हाफ एम क्या हो जाएगा रे बेटा, शहीद हो जाएगा, हाफ एम से हाफ एम शहीद हो जाएगा, एच से एच क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, यस और नो। हाँ सर, इसको इधर से ऐसे निपटा दो, देखो ना, एच से एच शहीद हो जाएगा, f0 से f0 क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। तो कितना आ गया, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर। अरे डिवाइड कर सकता है ना बेटे, डिवाइड कर सकता है, यस सर। कितना हो गया, hf0 से hf0 कट गया, हाफ एम से हाफ एम कट गया, आ गया 1/4, यस सर। तो अंडर रूट कितना आ गया बेटा, v1 बाय v2 कितना हो गया बेटा, और भियाओ v1 बाय v2 हो गया अंडर रूट 1/4 यानी 1/2। देखो वो आ गया। आशा करता हूं कि आपका भी आंसर आ गया होगा। तो गुरुजी के कहा, आपको हमको क्या हल्के में लेते हो क्या यार, आप है छोटा मोटा आदमी समझते हो क्या हमको, है। देखो इधर
देख लो आ गया क्या, हो गया क्या सॉल्व? भैया जी अपनी अपनी तबीयत का ध्यान रखना, अभी ये तबीयत खराब हुई ना तो हफ्ता 10 दिन जाएगा फिर आपका, सीधी सी बात है ना। देख लो थोड़ा तबीयत का ध्यान रखें। और चलिए आगे चलते हैं, देख लिया? यस सर। ये हो गया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अब दो इक्वेशन दे रखी, एक बार 2f0 तो उसकी इक्वेशन लगा दी, के मैक्स को लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। एक बार कितना लगा दिया बेटा, कितना लगा दिया? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 5f0 एक मिनट देखो, देखा आपने लापरवाही का नतीजा? यहाँ पे क्या आएगा, V2 आएगा ना, देखा? अरे यहाँ पे V1 आएगा और यहाँ पे V2 आएगा, ठीक कर लेना इसको। चलो भाई आगे चलो, अगला सवाल। मैंने कहा था कि भाई ये सवाल सॉल्व करना, कह रहा है इंसिडेंट फोटोन हैज अ वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम। इंसिडेंट फोटोन का जो वेवलेंथ है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम। बोल रहा है कि फाइंड आउट वेदर, अच्छा पीईई क्या होता है? इट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फाइंड आउट वेदर पीई विल अकर और नॉट इफ मेटेलिक सरफेस हैज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब गुरुजी ये क्या बदतमीजी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देके इंसिडेंट वेवलेंथ देके बोल रहे हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? या तो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी देते और ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता, या इंसिडेंट वेवलेंथ दे दी तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे देते। तो बेटा तो तू बिना कलम चलाए कर देता ना, पर नीट का सन की बुड्ढा चाह नहीं रहा, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, ठीक है? तो बुड्ढा चाह नहीं रहा कि तू बिना कलम चलाए करे। अभी हमें पता है कि जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी रे बेटा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, अकर हो जाएगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, 10 की पावर 15। और ये क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या बेटा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और ये हो गया इंसिडेंट वेवलेंथ। हमें पता है सबसे पहली बात, देखो इधर ए टकाटक वी बराबर एफ लैम्डा। वेलोसिटी कितना होता है फोटोन का, सी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, सी बाय लैम्डा। जी गुरु जी, वी बराबर एफ लैम्डा, वेलोसिटी हो गया सी, तो सी बराबर एफ लैम्डा, एफ क्या हो गया, सी बाय लैम्डा। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वेवलेंथ कितना हुआ, 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10। सी कितना हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा कितना हो गया वेवलेंथ, 4000 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है ना? कितना आया देखो गुरु जी, हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर -7, है ना? 4 इंटू 10 की पावर -7। अरे ठीक है क्या? यस सर। तो कितना हो गया गुरुजी, 3/4 हो गया ना ये? यस सर। तो हो गया 3/4, और ये हो गया 10 की पावर 8 -7, 10 की पावर 15। यस सर। अब 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? चलो मुझे, अक्खी पब्लिक को पता है कि 3/4 क्या होता है, 0.75 इंटू 10 की पावर 15, है ना? तो ये हर्ट्ज आ गया। ये आ गया आपके पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, है ना? ये क्या आ गया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आ गया। ये सर कितना आ गया बेटा? अच्छा मैं बहुत ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, है ना? दवाई खा रखी है मैंने, प्लस थ्रोट में बहुत ज्यादा वो पेन हो रहा है अभी, है ना? खराश हो रही है खांसी जुकाम की वजह से। तो मेरे ख्याल से इतना अभी इतना तेज काफी है, और अभी 2-3 दिन में चकाचक मैं ठीक हो जाऊंगा दवाई लेके। 0.75 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। अब देखो यार एक बात बता, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। अब गुरुजी आप एक काम करो ना यार, ये आपने न्यू लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है वैसे? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को एफ बोल दो, और ये क्या हो गई बेटा गुरुजी, हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये हो गई इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो कब होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स व्हेन, लिख देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, एक मिनट, अकर्स व्हेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स व्हेन एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स व्हेन एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट। लेकिन यहां पे तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी नहीं है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी देखो, 10 की पावर 15, 0.75 इंटू 10 की पावर 15, और ये कितनी, 10 की पावर 15। तो 10 की पावर 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 की पावर 15, और ये कितना हो गया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, 0.75 इंटू 10 की पावर 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेयर एफ इज लेसर देन एफ नॉट। जी हाँ मेहरबान कदरदान भाई साहबान, ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो, ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट अकर, विल नॉट अकर। ओके क्या? ठीक है साहब, ओके, दिस इज आवर आंसर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं करने वाला है। ठीक है भैया, ओके शाबाश। चलो अब एक ताबड़तोड़ सवाल करवाता हूं, जो कि मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उसके बाद आप एटम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? ये देख लो, इसका सॉल्यूशन देख लो बेटा, फटाफट से सॉल्यूशन देख लिया? यस सर, देख लिया सर। अब देखो यहां पे यार एक सवाल है, और बहुत ही ताबड़तोड़ सवाल है, बहुत ही मस्त और ताबड़तोड़ सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है,
है ना। आप एक बार चाहो तो खुद से पढ़ लो और आप इसको अभी के अभी सॉल्व करोगे। मैं साइड में बैठ रहा हूं, फटाफट से इसको सॉल्व करो, फिर एटम शुरू करना अपने को, ठीक हो गया। देखो इसमें ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है और ये टफ सवाल नहीं है, लेकिन आंसर तक पहुंचने के बाद भी, मतलब आप समझो, मतलब एकदम लास्ट स्टेप तक पहुंचने के बाद भी बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि यार यहां पे मैं क्या टिक करूं। तो सुनो मेरी बात, आप, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई सिखाएगा तुमको। इधर देखो और फिर एटम शुरू करते हैं ताबड़तोड़। यार लेक्चर तो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया ना, अरे हो गया भैया हो गया। देखो इधर इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, क्या लिखा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विद लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना, लैम्डा, द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है स्पीड वी। कह रहा है कि जब इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा है तो स्पीड वी है। इफ द एक्साइटिंग वेवलेंथ इज चेंज्ड टू 3 लैम्डा बाय 4, क्या एक्साइटिंग वेवलेंथ मतलब जो आने इंसिडेंट वेवलेंथ होती है उसको एक्साइटिंग वेवलेंथ भी बोल देते हैं, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वही वी मैक्स, लैम्डा थी इंसिडेंट वेवलेंथ तो स्पीड थी v। अब जब इंसिडेंट वेवलेंथ 3 लैम्डा बाय 4 है तो v मैक्स कितनी हो जाएगी, वो बोल रहा है v इंटू अंडर रूट 3 बाय 4, v इंटू अंडर रूट 4 बाय 3 लेस देन, है ना, समझ गए, 3 बाय 4 अंडर रूट v लेसर देन ग्रेटर देन v अंडर रूट 4 बाय 3। तो हमने कहा कि भाई जो दे रखा है ना, सबसे मैंने आपको बोला है जब भी इस तरीके के सवाल हो, चाहे इस चैप्टर के हो चाहे किसी भी चैप्टर के हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे केमिस्ट्री का ही क्यों नहीं न्यूमेरिकल हो, पहले जो चीज दे रखी है ना उसको लिखो, फिर जो चीज पूछी है वो लिखो। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, के ई मैक्स बराबर एच सी बाय लैम्डा -5। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। फिर मैंने बोला हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, वी मैक्स, वी बोला जा रहा है जब आपके पास इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है रे भैया, लैम्डा है, बोलो यस सर। तो इसको अभी एज इट इज मैंने लिख दिया और इसको कर दिया मैंने डब्बे में बंद। अब सुन मेरी बात, अब तेरे को बोला जा रहा है कि जब इंसिडेंट वेवलेंथ कितनी है बेटा, इंसिडेंट वेवलेंथ कितनी है गुरुजी, इंसिडेंट वेवलेंथ है 3 लैम्डा बाई 4, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी। तो अब मैंने बोला वही फॉर्मूला मैं वही लगाऊंगा, ये वाला के ई मैक्स बराबर एच सी बाय लैम्डा -5, लेकिन अब मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिख दूंगा के ई मैक्स डैश बराबर एच सी बाय 3 लैम्डा बाई 4। क्या बोल दूंगा, एच सी बाय 3 लैम्डा बाई 4, ठीक है ना साहब, यस सर, -5 एच सी बाय 3 लैम्डा बाई 4 हो गई ना -5। तो अब हाँ सर पता है, ऊपर चला जाएगा, के ई मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। अरे पहले वी मैक्स कितनी थी, वी थी, अब कितनी हो गई, वी डैश, यस सर, और ये 3/4 ऊपर चला गया तो हो गया 4/3 एच सी बाय लैम्डा, ये चला गया 4/3, है ना, 4/3 एच सी बाय लैम्डा -5। अब बच्चा यहां पे कंफ्यूज, बोले यार ये क्या ही बदतमीजी है ना, माथा भन्ना गया, खोपड़ी भन्ना गई, यार ये साला यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी डैश है और ये लैम्डा भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, लेकिन मुझे तो वी डैश को जो है फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन की अब जो वेलोसिटी हो गई वी डैश, उसको कंपेयर करना है साला वी से। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, तू इधर देख, तू इधर देख, एच सी बाय लैम्डा को मैं ऐसे लिख सकते हैं -5 उधर चला गया, कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां तक आके ना बच्चा स्टक हो जाता है और फिर उसको होता है फ्रस्ट्रेशन कि साला यहां तक मैंने 1-2 मिनट खराब कर दिया, अब मेरे से सवाल आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। जैसे वो नहीं था सिंघम में जयकांत शिकरे, बोले मेरा ईगो हर्ट हुआ है, तो वैसे ही जयकांत शिकरे की तरह तुम्हारा भी ईगो हर्ट हो जाता है, स्टूडेंट का ईगो हर्ट हो जाता है कि साला अब तो मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा। और ईगो की लड़ाई में बच्चा ये भूल जाता है कि वो नीट का पेपर देने बैठा है और 3 घंटे का सिर्फ उसके पास लिमिटेड टाइम है। ईगो पे नहीं लेना है यार, समझो यार, समझा करो, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से खेलो, थोड़ा दिमाग से खेलो, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं। पेपर में अगर आप किसी, मेरे कहने का मतलब है ईगो की लड़ाई में आप अपना नुकसान मत कराओ, आप फिजिक्स के चक्कर में केमिस्ट्री बायो का नुकसान मत करो, एंड लाइकवाइज बायो कभी लेंदी आ गया या टफ आ गया, केमिस्ट्री लेंदी या टफ आ गया, तो उसके चक्कर में आप दूसरे बाकी चैप्टर्स की बली मत चढ़ा देना। समझ में आ पा रही क्या बात, यस सर। तो ईगो की लड़ाई में नुकसान ना करें। खैर यहां पे और पेपर में अगर कोई ऐसा सवाल आपको दिख रहा है तो भाई आप उसको छोड़ के आगे बढ़ो, आप स्टक हो गए ना, मत लड़ो आप उससे। सब कोई आपको मेडल पहनाने नहीं आ रहा कि अरे वाह यार भाई बहुत बढ़िया, पीठ थपथपाई, बोले टफ सवाल तू नीट में सही करके आए। मेडल तब पहनाया जाएगा जब आपके बढ़िया नंबर आएंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, 720 में से टकाटक नंबर आएंगे। खैर यहां पे मैंने बोला कि -5 इधर चला गया तो हो गया +5 बराबर एच सी बाई लैम्डा। क्या आ गया बेटा, एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर +5। अब मैं उठा रहा एच सी बाई लैम्डा को और फेंक के मारूंगा एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू इधर। अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं, ये 4/3 ऊपर ले जाते हैं और उनको लगता है कि मैथ्स की खेती घर के पीछे ही होती है उनके। कई जो जोशीले नौजवान होते हैं उनको लगता है कि मैथ्स उनके घर की खेती है
और मैथ्स तो अरे हमारे घर के पिछवाड़े में उगती है, मैथ्स का क्या है भाई, जैसा हम चाहेंगे वैसे मैथ्स चलेगी, ऐसे नहीं होता। कई बच्चे इसको 4/3 को ऊपर ले जाते हैं ऐसे, अरे बेटा ये जायज नहीं है, टोटली नाजायज स्टेप है। 4/3 तो इसके साथ आएगा ना, 5 के साथ कहां से आपने कॉमन ले लिया, आपको समझ में आ रही बात? ये सर तो 4/3 ऊपर गया तो 4hc/3 लैम्डा माइनस 5। अब मैंने hc/लैम्डा का वैल्यू पुट किया, हाफ एम वी डैश स्क्वायर बराबर 4/3। hc/लैम्डा का वैल्यू पुट करूंगा सिर्फ और सिर्फ कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5, तो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5 और बेचारा यहां पे -5, तो है ही सही। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको टकाटक सॉल्व कर लिया, हाफ एम वी डैश स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, देखो ना ध्यान से देखना बेटा, 4/2 कितना हो गया 2, तो हो गया 2/3 एम वी स्क्वायर प्लस 4 5/3 है ना, ब्रैकेट खोल दिया -5। बोलो रे बेटा, ये सर। अब सुन टकाटक, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे मैंने लिख दिया हाफ एम वी डैश स्क्वायर बराबर 2/3 एम वी स्क्वायर प्लस 2/3 एम वी स्क्वायर प्लस 4 5/3 -5 कितना हो गया, 4 5/3 -5 कितना हो गया 5/3, यस सर, तो हो गया 5/3। ठीक है, अब एक काम करो, आपको तो वी डैश चाहिए ना, हमारा मकसद क्या, हमारा मकसद है वी डैश आ जाए, तो एक काम करो, दोनों तरफ m से डिवाइड कर दो और दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, देखो मैं मजे की बात बताता हूं, क्यों, अरे यार एक ऐसे कर ले भाई, फिर 2 को ऊपर भेज दे, 2 को इस साइड भेज दे, m को नीचे भेज दे, तो v डैश स्क्वायर कितना हो गया गुरुजी, 2 ऊपर चला गया और m नीचे आ गया, यस सर, और यहां पे आ गया 2/3 एम वी स्क्वायर प्लस 5/3। क्या बोलती पब्लिक, 2 ऊपर चला गया, ये होल से मल्टीप्लाई हो गया 2, m नीचे आ गया, होल से डिवाइड हो गया, ब्रैकेट खोल दे रे बेटा, v डैश स्क्वायर कितना आया 2 2 जा 4 हो गया, m से m शहीद हो गया, अरे m से m शहीद हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 v स्क्वायर बाय 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर कितना हो गया 2 5/3m 2 5/3m, यस और नो, यस सर। अब देखो v डैश का स्क्वायर है तो v डैश कितना हो गया रूट ओवर 4v स्क्वायर बाय 3 प्लस 2 5/3m। अब मैं काम करता हूं, ये जो 2 5/3m है ना, इसको कुछ तो भी कांस्टेंट बोल दूं, c, किसको रे बेटा, 2 5/3m को कुछ कांस्टेंट बोल देता हूं, c बोल देता हूं, तो मेरे पास v डैश कितना आ गया बता गुरुजी, v डैश आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 4v स्क्वायर बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट, यस और नो, यस सर। अगर ये कांस्टेंट को सुनना बहुत ध्यान से, अगर इस कांस्टेंट को 0 कर दूं तो v डैश कितना है, मान लो लेट सपोज ये कांस्टेंट अगर 0 है तो v डैश कितना आएगा सर गुरुजी, v स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट v बाय 3, तो आंसर जो है वो जब कांस्टेंट 0 तब कितना आ रहा है, v बाहर आ गया v अंडर रूट 4/3, v अंडर रूट 4/3, v अंडर रूट 4/3 है ना। तो आप ये टिक करके नहीं आओगे, वो तो तब है जब कांस्टेंट 0 है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ ऐड हो रहा है, 4v स्क्वायर बाय 3 में से कुछ ऐड हो रहा है। अगर ये कांस्टेंट 0 होता तो 4v स्क्वायर बाय 3 का अंडर रूट हो जाएगा v अंडर रूट 4/3, आ जाता बी ऑप्शन। लेकिन अगर ये कांस्टेंट माइनस में होता, मतलब नेगेटिव होता, इसमें से कुछ घट रहा होता, तो आंसर आ जाता v अंडर रूट 4/3 से थोड़ा छोटा। लेकिन यहां पे तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, आंसर जो आना चाहिए तो v डैश कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए, v स्क्वायर बाहर आ गया अंडर रूट 4/3, क्यों, क्योंकि 4v स्क्वायर बाय 3 में कुछ ऐड हो रहा है, तो जो आंसर होगा वो कॉमन सेंस है, विच इज नॉट सो कॉमन, v अंडर रूट 4/3 से बड़ा होगा। सो बेसिकली आंसर क्या आ गया अपने पास, ग्रेटर देन v अंडर रूट 4/3। बस इसी मैथ्स में बच्चा फंस जाता है, और प्यारे बच्चों इसको आप एक स्टैंडर्ड सवाल आप इसको मान सकते हो। आशा करता हूं कि इस सवाल आपको टकाटक समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके चलो आगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। सवाल पढ़ लो दोबारा, सॉल्यूशन देख लो, आगे बढ़ रहे पे, ठीक है, तुमने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, देख ले भैया, ओके, ये देख ले सॉल्यूशन इसका। अरे पॉज करना, क्या कर रहा है, पॉज कर उसको, ये फाइल लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये फाइल लिखा हुआ है, फाइल लिखा हुआ, ठीक है, ये देख ले, पॉज कर ले, ये देख ले। अरे हैंड राइटिंग बड़ी है, बस सॉल्यूशन छोटा है, हैंड राइटिंग बड़ी, क्या करे हैंड राइटिंग का, तो है ना, हैंड राइटिंग बड़ी है, सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। देखो वो आ गया, चल भैया। तो अब देखो यार, यहां पे जैसा मैंने बोला था, इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री हम देखेंगे कि भाई किसने एटम के कौन कौन से मॉडल दिए। तो यहां पे लिखा हुआ एटॉमिक मॉडल्स, बेटा वो वाले मॉडल्स नहीं है, वाली मॉडल्स नहीं जो तू सोच रहा है ना। एटॉमिक मॉडल का मतलब पता है क्या है,
लोगों ने बताया कि एटम ऐसा दिखता है, एटम ऐसा दिखता होगा, सही बात है। वो कैसा दिखता है, कैसा क्या है, अब हमको थोड़ी सी क्लियर पिक्चर है, लेकिन उस वक्त नहीं थी। तो है एटॉमिक मॉडल्स, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री ही है ये, ठीक है। तो 1808 मतलब आप मान के चलो 1808, 1908, 2008 मतलब 216 साल पहले, बाप रे बाप, 216 साल पहले डेल्टन साहब ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था। इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। डेल्टन के मॉडल को भी पढ़ेंगे, थॉमसन साहब के मॉडल को भी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड साहब के मॉडल को भी पढ़ेंगे, नील्स बोर साहब के मॉडल को भी पढ़ेंगे। बोलो ठीक है क्या? यस सर। तो डेल्टन साहब ने क्या किया बेटा? डेल्टन से एटॉमिक मॉडल दिया। कब? बस एक बार ईयर देख लो और नाम पढ़ लो, बाकी डिटेल में तो अभी देखना ही है ना। 1808 में, मतलब आज से 216 साल पहले। उसके बाद मतलब आप देखो 1808 से 1890 से मतलब 90, ये क्या कहते हैं, मतलब 89 ईयर्स बाद जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और जिन्होंने भी अपने एटॉमिक मॉडल दिए उन्होंने बताया कि पिछला वाला जो एटॉमिक मॉडल था वो क्यों सही नहीं था, और क्योंकि वो पिछला वाला एटॉमिक मॉडल सही नहीं था इसलिए हम ये नया एटॉमिक मॉडल दे रहे हैं। तो आप ये देख लो 89 ईयर्स तक तो लोग वही मानते रहे जो डेल्टन साहब ने बोला था, क्योंकि तब कोई और बोलने वाला था ही नहीं, है ना। 1897 में जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। जे थॉमसन वाले जो एटॉमिक मॉडल को हम और क्या बोलते हैं आगे देखेंगे अभी अपन, प्लम पुडिंग मॉडल। अरे अभी तो बस नाम बता रहा हूं, क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। और किसके बारे में जानकारी दी? इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन, है ना, सही बात है, 1897। उसके बाद थॉमसन साहब के ही अंडर रिसर्च करने वाला, एक तरीके से उनके स्टूडेंट ही मान लीजिए, कौन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने जे थॉमसन साहब के एटॉमिक मॉडल को गलत ठहराया। बोला कि है तो गुरुजी लेकिन बात एकदम वाहियात कर रहे हैं, और है ना, पर ये नहीं बोल सकते थे क्या कि आम पकाने अभी कच्चा है, जे थॉमसन अपना मुन्ना अपना बच्चा है, ऐसे बोल सकते थे भैया। एक तरीके से इनके गुरु रदरफोर्ड साहब के गुरुजी तो हुए, थॉमसन साहब तो ऐसे ही बोल सकते थे, लेकिन ऐसा बोला कि थॉमसन साहब से गलती हो गई, उनको माफ करना, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, जो भी यूं मान लो ड्रॉबैक्स है ना, तो जो भी कॉन्स हैं, तो जे थॉमसन के मॉडल में वो मैं अभी ठीक करके देता हूं। रदरफोर्ड साहब ने बोला 1911 में, मतलब कितने टाइम बाद? 14 साल बाद। ये ईयर वियर आपसे कोई नहीं पूछ रहा। तो 14 साल बाद रदरफोर्ड साहब ने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल देने के 14 साल बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने बताया, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखेंगे अभी, टोल्ड अबाउट न्यूक्लियस के बारे में बताया, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में ना डेल्टन ने बताया ना जे थॉमसन ने बताया। न्यूक्लियस के बारे में बात सबसे पहले करने वाले कौन थे? रदरफोर्ड साहब थे, जो एक तरीके से देखा जाए तो थॉमसन साहब के शिष्य थे, उनके अंडर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद रदरफोर्ड साहब के अंडर जो रिसर्च कर रहे थे, यानी एक तरीके से देखा जाए मोटा मोटी, है ना, देसी भाषा में बोला जाए तो उनके स्टूडेंट नील्स बोहर ने ही क्या दिया? एक नया एटॉमिक मॉडल दिया, और एटॉमिक मॉडल की परिभाषा ही बदल गई। मतलब एटॉमिक मॉडल साल दर साल इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इतने एडवांस होते गए, सबने कुछ बढ़िया बढ़िया बातें ही बताई। अभी आप देखोगे डेल्टन एटॉमिक मॉडल को, जे थॉमसन के मॉडल को, तो आपको बात लगेगी, बोले छी तू ये क्या वाहियात बात करे। बेटा आप वो ईयर भी देख लो, और तब संसाधन की कितने लिमिटेड थे देख लो, और उस समय के हिसाब से आप विजन देख लो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार बात वाहियात नहीं है। एटलीस्ट इन्होंने सोचा तो से, एटलीस्ट इन्होंने नींव तो रखी, किसकी? एटॉमिक मॉडल की नींव तो रखी एटलीस्ट। उसके अलावा 2 और ईयर दिए हुए, 2 नाम दिए हुए। 1932 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कस किया, और सुन लो प्रोटॉन के बारे में 1886 में ई गोल्डस्टीन ने H+ आयन, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, H+ आयन क्या होता है? H11 प्रोटॉन, यस सर, है ना। तो ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड H+ आयन, बट प्रोटॉन जो नाम है वो किसने रखा था? रदरफोर्ड साहब ने रखा था। तो ऐसा आपको ये रटने की जरूरत नहीं, बस ये मेन नाम याद होने से एटलीस्ट ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में किसने क्या जानकारी दी, किसने दी, है ना। साल नहीं भी याद रखें कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको देख लें, छाप लें, चलते हैं आगे। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, और तो क्या इंट्रोडक्शन। अब सुनो मजे की बात, आ जाओ भाई। अरे बहुत इंटरेस्टिंग यार, तुम्हें मतलब पता ही नहीं चलेगा कब ये साला चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर, जैसे ईएम वेव्स था ना वैसे ही आप इसको मान लो, और जैसे ईएम वेव्स था इनफैक्ट उससे छोटा ही मानो या उसके बराबर मानो, और जो न्यूक्लियर वाला पोर्शन है वो भी बहुत ही छोटा है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेरियस एटॉमिक मॉडल, ठीक है साहब। ऑब्वियसली इनिशियली जे थॉमसन, डेल्टन के बाद जे थॉमसन प्रपोज्ड एन एटॉमिक मॉडल इन विच ही थॉट ऑफ एटम as electrons, in which he thought of atom, है ना, in which he thought of, किसके बारे में उन्होंने सोचा? एटम के बारे में। कैसे सोचा अभी देखेंगे,
यहां पे इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं, है ना। ही थॉट ऑफ एटम एज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन बिटवीन प्रोटॉन्स। बोलो बेटा, यस सर। पर प्रोटॉन के बारे में उन्होंने बोला नहीं था, उन्होंने बस ये बोला था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ने कि भाई जैसे वो नहीं होती खीर, होती खीर में किशमिश काजू वगैरह रहते, ड्राई फ्रूट्स रहते, तो वैसे ही अंग्रेज उसको खीर को क्या बोलते थे, पुडिंग। तो पुडिंग के अंदर जो रेजिन्स प्लम वगैरह रहती है वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिखरी है, नेगेटिवली चार्ज, और जो पूरी खीर है या जो पूरा एटम है वो, है ना, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटॉन के बारे में उन्होंने नहीं बोला था, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन एटम लिख देता हूं, क्योंकि इन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में नहीं बोला था तो मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज एटम, इन्होंने बोला पॉजिटिवली चार्ज एटम। बाकी अभी अगली स्लाइड पे देखेंगे इसे, पॉजिटिवली चार्ज एटम। 1911 में हिज स्टूडेंट, किसके, थॉमस बोल रहा हूं, थॉमसन साहब के स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ न्यूक्लियर मॉडल। गुरुजी प्रपोज तो हमने उसको किया था। बेटा कितनी बार दुख मनाएगा कि हमने उसको प्रपोज किया था, कोई बात नहीं, पढ़ाई कर ले, अब सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ न्यूक्लियर मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़ा, मतलब जो अपने को अब पता ना कि एटम में 99% स्पेस खाली है, वो कैसे पता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब की वजह से। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होने के बावजूद भी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, कुछ खास नहीं है ना, ठीक है। तो किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया था रदरफोर्ड की थ्योरी को, ऑन द ग्राउंड ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये क्या है वो मैं बताऊंगा। सो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द शॉर्टकमिंग का मतलब होता है, शॉर्टकमिंग का मतलब होता है अपना ये जो नेगेटिव पॉइंट हो गया या ड्रॉबैक हो गया, है ना। तो सो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द शॉर्टकमिंग ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल इन 1903 नील्स बोर, जो कि इन्हीं के रदरफोर्ड साहब के स्टूडेंट थे, नील्स बोर कंबाइंड क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम कंसेप्ट ऑफ आइंस्टीन एंड प्लैंक। इन्होंने जहां जहां से पढ़ाई करी, तहां तहां से पढ़ाई करी, सबको मिक्स करके रदरफोर्ड के जो शॉर्टकमिंग सी ड्रॉबैक को, उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए अपना ही एक मॉडल दिया। इसका लोड मत लेना कि क्लासिकल और क्वांटम कंसेप्ट क्या है, वो अपने पढ़ाई से परे क्वांटम कंसेप्ट और ये, ठीक है। प्लैंक टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन दिस चैप्टर वी विल कन्फाइन आवर स्टडी टू हाइड्रोजन एटम, क्योंकि नील्स बोहर साहब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में ही एटॉमिक मॉडल देखे गए हैं। आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अबे नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई, है ना। ये मत बोलना कि नहीं पढ़ा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वहां पढ़ा तो नहीं पढ़ाऊंगा, टकाटक पढ़ाऊंगा, लेकिन तुमने ये सुना है। देखो सुना नहीं होना चाहिए क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में फिर उन्होंने बताया नील्स बोहर साहब ने, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पता होगा आपको, है ना। अभी देखेंगे नील्स बोर के मॉडल में कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में ही उन्होंने जो है बहुत सारी बातें कही थी। तो यार मैं हट रहा हूं साइड में और इसको आप देख लो यार बेटा, आगे चलते हुए, ठीक। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, आगे बढ़ो। अब देखो यार डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल क्या है भाई, डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ये देखो लिखा हुआ है। अरे इसका लोड नहीं ले, इस पे सवाल नहीं आता। और सुनो, जो 2023 में सवाल आया था, एक तो आया था नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में, थर्ड ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का उन्होंने रेडियस पूछा था। और एक वो नहीं होता लाइम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, हाँ सर तो हमने केमिस्ट्री पढ़ा है बस। तो जिसने यहां पे अच्छे से पढ़ लिया वो केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर सवाल भी बना लेगा, और जिसने केमिस्ट्री में अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है वो यहाँ के सवाल बना लेगा। तो सेम टू सेम, बोलो ठीक है, यस सर। ये तो माहौल बनाने के लिए डेल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज एटम। तो ये तो इन्होंने गलत कहां कहा, ये तो इन्होंने सही कहा ना, माइन्यूट पार्टिकल एटम का ही बना है। एटम इज इनडिविजिबल, वो अब तुम बोल सकते हो कि गलत है, लेकिन तुम उस समय में होते तो तुम भी इन पे भरोसा करते कि नहीं करते, कि नहीं करते। ना माने तू, ना माने, नहीं गुरुजी मान गए, एटम इज इनडिविजिबल इन्होंने बोला, है ना। दैट इज इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। अब तो तुम स्क्रीन के पीछे से बैठ के ऐसे कैसी बात कर दी कितनी फालतू की बात कर रहा है। अबे अभी की कर रहा है, तो देख भी तो ले 1808 में बंदे ने एटम के बारे में बता दिया, और क्या जान लेगा बच्चे की, है। इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कह रहा है इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड। एटम के बारे में बोला इन्होंने, और इन्होंने बोला ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल फिजिकली। यार ये तो सही बात है, मतलब जैसे गोल्ड के सारे एटम एक जैसे होंगे, सिल्वर के सारे एटम एक जैसे होंगे, गोल्ड के एटम और सिल्वर के एटम अलग अलग होंगे। तो बोला जा रहा है सेम एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल होंगे फिजिकली एज वेल एज केमिकली, वेयर एज
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लाजमी है ये होना, तो मतलब ऑब्वियस है क्या कि भाई जितने भी, मतलब जैसे मान लो एल्यूमिनियम ले, एल्यूमिनियम के सारे एटम्स तो एक जैसे होंगे, है ना, सही बात है। मान लो कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम के सारे एटम्स तो एक जैसे होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम और कैल्शियम के एटम्स अलग अलग होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम के सारे एटम एक जैसे, कैल्शियम के सारे एटम एक जैसे। ठीक है सर, ये तो सही बात है। अरे सरस बात छे, सरस बात छे थई गयू। दी एटम्स ऑफ, गुजरात से है कोई, अगर कोई गुजरात से है तो चैट में बताइएगा, है ना। दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब समझ गया, हाइड्रोजन एटम H11 प्रोटॉन। वही बोला इन्होंने, क्या बोला कि भाई जो अलग 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 एलिमेंट के जो एटम्स है वो किससे मिलकर बने, हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम को इन्होंने फंडामेंटल बोला, है ना, हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम को फंडामेंटल बोला। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है क्या नहीं है, जैसे हमने देखा है कि प्रोटॉन भी क्वार्क वगैरह से मिलके बना है, तो वो इन्होंने नहीं बोला, बस इन्होंने बोला कि एटम फंडामेंटल है और सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम किससे मिलके बने, हाइड्रोजन एटम से मिलके बने। द रेडियस ऑफ हेवीएस्ट एटम इज अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, sorry, excuse me. The radius of the heaviest atom is about 10 times that of hydrogen atom and its mass is about 250 times that of the hydrogen. तो रेडियस जो है हेवीएस्ट एटम की वो हाइड्रोजन एटम से 10 गुनी ज्यादा है, और जो उसका मास है वो 250 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन के मास से। दी एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना, ये सब इन्होंने बातें बोली, तो हमने कहा ठीक है भाई, एक बार इसको देख लो। एटम स्टेबल भी है और इलेक्ट्रिकली कैसा है बच्चों, न्यूट्रल भी है। इलेक्ट्रिकली कैसा है बेटाओ, न्यूट्रल भी है, मतलब उसमें कोई नेट चार्ज नहीं। ये सब डेल्टन साहब ने बोला, देख लो इसको, मतलब है ना, इसको बहुत ज्यादा ऐसा भावुक होके मत समझो। एटम इंडिविजिबल है, इन्होंने बोला, सेम एलिमेंट के एटम से एक जैसे, अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग, हाइड्रोजन एटम इन्होंने बोल दिया एकदम फंडामेंटल है। ठीक है, एटम स्टेबल भी है, पर स्टेबल कैसे, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं इन्होंने बोला। ठीक है, और इवन इन्होंने चार्ज के बारे में भी कुछ नहीं बोला कि नेगेटिव चार्ज होता है एटम में, पॉजिटिव चार्ज की न्यूक्लियस, कुछ नहीं। प्रोटॉन के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला, बस बोला कि हाइड्रोजन एटम एकदम कैसा है, नींव है, यानी कि एकदम फंडामेंटल है, और एटम कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब इसके बाद जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, वैसे पिछले वाले मॉडल से बढ़िया, लेकिन इस मॉडल को भी देख के तुम ऐसे करोगे स्क्रीन के पीछे क्या फालतू की बात कर रहा है, खीर, पुडिंग, वाटरमेलन, वाटरमेलन सीड्स। अरे पढ़ा होगा ना वाटरमेलन और ये सीड्स का क्या मतलब, अभी बताता हूं मैं आपको, अब भी ठीक करके देता हूं। देखो भाई, मजाक मत उड़ाओ, लेकिन यार इनका ऐसे मत करो यार, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा फिर, है ना। ठीक है, द एटम एज अ होल, जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अरे अकेले अकेले मत मजाक उड़ाओ, ऐसे बोल रहा हूं, साथ में मिलके मजाक उड़ाएंगे, अकेले अकेले मत उड़ाओ ना यार मजाक, मेरे को पहले पढ़ान दो, फिर साथ में इनका मजाक बनाएंगे ठीक है, द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इन्होंने थोड़ी अच्छी बात कही, है ना, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम स्फीयर। इन्होंने बोला कि एटम एक स्फीयर है और वो पूरा का पूरा एटम चकपक एकदम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप बोलोगे अगर एटम पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल कैसे हो गया एज अ होल, तो सुनो तो सही, है ना। अब जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम पे, स्फीयर पे, है ना, इट इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्फीयर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोला, इन्होंने बोला जैसे पूरी खीर है, मान लो उन्होंने बोला पूरी खीर है, वो खीर पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें जो किशमिश है, किशमिश, काजू, जो ड्राई फ्रूट्स है, रेजिन्स हो गया, है ना, ये जो नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब इलेक्ट्रॉन मान लो नेगेटिवली चार्ज है, तो पूरी की पूरी जो खीर है कंबाइंडली वो तो न्यूट्रल हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें जो ड्राई फ्रूट्स, रेजिन वगैरह, है ना, ये सब डले, वो नेगेटिव, और वो जो पूरी खीर है वो एज अ होल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है तो न्यूट्रल हो गया, ऐसा इन्होंने बोला। अब कह रहे हैं कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10 की पावर -10। एटम एज अ होल नहीं, एटम इन्होंने बोला ये एटम है ना, पॉजिटिवली चार्ज मैटर यानी एटम, और वो पॉजिटिव है, एटम पॉजिटिव है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एज अ होल जो एटम हो गया वो न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट एटम पॉजिटिवली चार्ज है जिसका, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उसका जो रेडियस है किसका, एटम का, दैट इज 10 की पावर -10 मीटर, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब कि बिखरे हुए हैं एटम, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने ये नहीं बोला कि वो न्यूक्लियस के बारे में भी नहीं बोला, प्रोटॉन के बारे में कुछ नहीं बोला, है ना, और ये भी नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, वो सब बाद में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड द होल मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। इन्होंने बोला जो स्फीयर है यही एटम है, और ये जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिना किसी भेदभाव के। पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिना किसी भेदभाव के डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका
नेगेटिव चार्ज और जो एटम उसका पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलके नलीफाई करके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसको बना देगा। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया। क्या बोला गया? प्लम पुडिंग मॉडल। और सुनो, यही नहीं, अभी और सुनिए, जैसे वो नहीं होता वाटरमेलन, अरे तरबूज होता है प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज होता है ना, तरबूज, यस सर। तो वो जो लाल लाल पार्ट है आप उसको पॉजिटिव मान लो और उसमें जो बीज होते हैं उसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मान लो। तो वाटरमेलन और सीड से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि जो आप तरबूज खाते हो तो जो लाल लाल पार्ट है वो एटम है, पूरा स्फीयर, स्फीयर मान लो, ऑल्दो वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है ना। तो जो लाल लाल पार्ट है वाटरमेलन का, तरबूज का, वो हो गया पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो बिखरे बिखरे हैं वो नेगेटिव, और एज अ होल पूरा तरबूज कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी हमने पढ़ लिया। फेलियर क्या है? फेलियर या ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है? वील सी इट लेटर ऑन इन दिस लेक्चर। स्पेक्ट्रम को देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी, स्पेक्ट्रम आगे आएगा, आगे आएगा अभी क्या होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग करी अल्फा पार्टिकल की, जो कि अभी बस अपन नेक्स्ट स्लाइड पे यहां पे देखने वाले हैं, तो लिखा हुआ है कि द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। मतलब अल्टीमेटली जो भी मेन मुद्दे थे वो इस मॉडल द्वारा, कौन से मॉडल द्वारा? थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, या है ना जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल, उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे। अभी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, अभी बता रहा हूं बस नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसको देख लो, छाप लो, चाय आ गई टकाटक एकदम, आप छापो इसको, मैं पीता हूं चाय, और गले को लगेगी थोड़ी सी सेक, गले को मिलेगा थोड़ा सा आराम। आ जाओ भाई, क्या लिखा हुआ है? अरे छोटी बच्ची हो क्या? अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी नहीं पढ़ा है क्या? अरे गुरुजी पढ़ा है ना यार, ऐसी क्या बात कर, केमिस्ट्री में पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है ना। अब देखो इधर फटाफट से चाय की चुस्की के साथ मैं तुमको समझा देता हूं रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी। हाँ भाई देखो इधर, ले लिया चाय का आनंद? यस गुरुजी। चलो, एच गीगर एंड ई मैर्सडन performed an experiment on alpha particle scattering in 1911 as suggested by Ernest Rutherford। अरे बड़े लोग अपने अंडर यार अपने वो रखते हैं, क्या कहते हैं, तो रिसर्च स्कॉलर्स। तो जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब थे, क्या आप इनको हल्के में ले रहे हो? हैं, ऐसा थोड़ी होता है, इनके अंदर रिसर्च स्कॉलर काम करते हैं बेटा। उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, मैं आता हूं थोड़ी सी देर में, तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लो कि क्या करना है, कि ऐसे ऐसे करना। अच्छा ठीक है ना, मैं आता हूं आराम से, तुम मेरे को एक्सपेरिमेंट करके बताना। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इन दिस एक्सपेरिमेंट दे, ये सब नाम वाम याद नहीं रखने, रदरफोर्ड साहब का नाम याद रखें। यूज्ड अ बीम ऑफ 5.5 मेगा नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिस्मथ रेडियोएक्टिव सोर्स। रेडियोएक्टिविटी खत्म हो गया है, मतलब खत्म हो गया इन द सेंस हमारे सिलेबस से हट गया है ना, रेडियो एक्टिविटी सोर्स। तो रेडियो एक्टिव सोर्सेज से अल्फा बीटा गामा ये सब पार्टिकल्स निकलते रहते, तो अल्फा पार्टिकल्स निकले एंड बॉम्बार्डेड इट ऑन दी थिन गोल्ड फॉइल, एंड बॉम्बार्डेड इट ऑन दी थिन गोल्ड फॉइल। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज ऑब्जर्व्ड थ्रू अ रोटेटेबल डिटेक्टर मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप। अरे इसकी टेंशन मत ले भाई, तेरे भाई ने पूरा डायग्राम बना के रखा हुआ है, टेंशन काहे लेता है, सब समझाऊंगा, लोड मत ले, पूरा A to Z समझाऊंगा, एक्स्ट्रा ही बताऊंगा कुछ, है ना, मतलब नीट से रेलेवेंट बताऊंगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा, है ना, उससे नीट से कम नहीं। ठीक है, तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है कि और क्या, अबे कुछ भी नहीं है, 100 बात की एक बात, मोटा मोटी थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की गई, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया गया जो कि स्कैटर हो गए। अब कैसे स्कैटर हुए, कितना स्कैटर हुए, कब स्कैटर हुए, कहां स्कैटर, वो सब अपन देख लेंगे। स्क्रीन वगैरह किसकी बनी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनी, माइक्रोस्कोप से देखा गया, वो सब है ना, ये तो ऊपर ऊपर से बताया गया। अब देखो, अब ये पूरा क्या लिखा हुआ देखो, स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये रटना नहीं है कि तुम डायग्राम रटने बैठ रहे हो, एक एक चीजें याद कर रहे हो, है ना। तो एज ए स्टूडेंट कभी कभी बच्चे को लगता है कि साला कुछ भी पूछ लेगा, अरे नहीं, मैं बोल रहा हूं ना भाई, मास्टर बता देता है ना तुमको अपने एक्सपीरियंस से कि भाई कैसे कैसे सवाल आते हैं, सीधी सी बात है। तो ये आप एक बार बस देख लो ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए। हो क्या रहा है देखो, ये वही 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सोर्स है, सोर्स ऑफ नैरो बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ नैरो बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, तो नैरो बीम है, बहुत ही पतली सी बीम है, और ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है जो कि जाके बॉम्बार्ड हो रही है, माने के टकरा रही है किस पर, गोल्ड फॉइल, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल है, 2.1 इंटू 10, मतलब आप ये मान के चलो 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर्स में इसकी थिकनेस है, इतनी पतली है। ठीक है, गोल्ड की फॉइल है। अब हुआ क्या,
कई अल्फा पार्टिकल्स तो बिना डिफ्लेक्ट हुए चले गए, है ना। तो कंटिन्यूस ग्लो इंडिकेट्स मेनी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग द स्क्रीन। अभी जो स्क्रीन है ना, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। क्या लिखा है? ZNS फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब है इस पे आके जब वो अल्फा पार्टिकल टकराएगा, चार्ज टकराएगा, तो वहां पे ये चमक उठेगी, चमक उठेगी, वहां पे निशान बन जाएगा, चमक भी उठेगी, निशान बन जाएगा। तो पता चल जाएगा कि भाई अब एक बात बता, अगर स्क्रीन ना हो तो तू कैसे जज करेगा, कैसे फिगर आउट करेगा? माइक्रोस्कोप से देखेगा अल्फा पार्टिकल को? नहीं ना, ये अपनी आंखों से देखेगा अपना अल्फा पार्टिकल को। तेरे को जादू ने शक्ति थोड़ी दी है कि वो ऐसे करते हैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है, ये सब जादू का कमाल है। ऐसे थोड़ी होगा ना बेटा। कोई मिल गया, मैं आया था ना जादू, रदरफोर्ड साहब के पास थोड़ी ना आया था जादू, सही बात है। तो बेटा ये स्क्रीन नहीं होगी तो तुझे पता ही नहीं चलेगा कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके कहा गया। तो स्क्रीन पे टकराएगा अल्फा पार्टिकल, वहां पे स्क्रीन चमक उठेगी, निशान भी बन जाएगा। तो है ना, इन लोगों ने देख लिया कि भाई कहां अल्फा पार्टिकल टकरा है। तो पूरा जुगाड़ था भाई, पूरा टकाटक जुगाड़ था एकदम, है ना। तो जिंक सल्फाइड की अपने पास देखो ना, इधर लिखा हुआ है ना, एक क्या लिखा हुआ है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है और फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मतलब चमक उठेगी जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा। तो यार यहां पे तो स्क्रीन सबसे ज्यादा चमक रही थी। कंटिन्यूस ग्लो इंडिकेट्स अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग द स्क्रीन, मतलब कि यहां पे लगातार जस्ट इसकी सीध में, नाक की सीध में, इसके गोल्ड फॉइल के जस्ट पीछे कंटिन्यूस ग्लो आ रहा था। किस पे बेटा? जिंक सल्फाइड पे, जिंक सल्फाइड वाली स्क्रीन पे ग्लो आ रहा था। मतलब कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे के सीधे ही चले गए, और कुछ इधर गए, कुछ इधर टकराए, ठीक है, कुछ इधर टकराए। तो लिखा है पाथ्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है? पाथ्स ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। ये देख, ये डिफ्लेक्ट हो गया थोड़ा, ये थोड़ा और डिफ्लेक्ट हो गया, और डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरीके से लिखा हुआ है। फ्लैश ऑफ लाइट इंडिकेट्स अल्फा पार्टिकल हैज स्ट्रक द स्क्रीन। हल्की सी चमक उठी स्क्रीन, क्योंकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऐसी होती है कि कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है तो चमक उठती है, और फिर आप उसको देख सकते हो, निशान, चमक उठी और निशान भी पड़ जाता है उस पे। तो फ्लैश ऑफ लाइट इंडिकेट्स कि भी पार्टिकल यहां पे टकरा रहा है ना। और ये क्या लिखा हुआ? जो सीधे के सीधे जा रहे हैं, सीधे के सीधे जा रहे हैं बिना बिना डिफ्लेक्ट हुए। तो क्या लिखा हुआ है? पाथ ऑफ अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। तो ज्यादातर मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स तो चीरते हुए, गोल्ड फॉइल को चीरते हुए सीधे चले गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल से जो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। अब क्या, कैसे डिफ्लेक्ट हुए, कितने, वो सब अपन देखेंगे। आई होप ये आपको इसका बेसिक फील आ गया होगा। यस सर, बिल्कुल सर, बेसिक नहीं, बेसिक से मतलब ऊपर ही फील आया हमको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देखना, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे आते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत सारे पॉइंट थे, वहां तो बहुत माथा पच्ची थी, है ना, वहां तो खोपड़ी बनना गई थी। इतना समझना थोड़ी, यहाँ पे तो बस रीडिंग मारनी है। क्या मारनी है? रीडिंग मारनी है, सिंपल है भाई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99 पॉइंट। अब हर चीज रटने मत बैठ जाना बेटा, और 99.8, अरे नहीं रे, तेरे को 2023 का सवाल दिखाऊंगा, तू बिना कलम चलाए कर लेगा, बोलेगा छी थू, क्या सवाल आता है नीट में? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99.86%, बाप रे, मतलब कि सिर्फ 0.14% पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट हुए। मतलब मेजॉरिटी, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे सीधे चले गए, वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड प्रोड्यूस्ड फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन एज इफ देयर वर नथिंग इनसाइड गोल्ड फॉइल। मतलब कि एज इफ की गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सीधे के सीधे चले गए। दस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज हॉलो या एम्प्टी। तो यहां से उनको पता चला। अब खाली एक्सपेरिमेंट करके खुश हो लेंगे, ताली बजा लेंगे, वाह 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 वाह, क्या एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह, चलो घर चलो। अरे भैया एक्सपेरिमेंट किया तो उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो, और फिर उससे क्या कंक्लूड किया, क्या इन्फर किया, इन्फरेंस, वो भी सब देखना पड़ेगा ना भाई। खाली एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा? एक्सपेरिमेंट हम करते कुछ चीज जानने के लिए। तो उन्होंने ये जाना कि 99.86 अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गए, सीधे चले गए। इसका मतलब एज इफ गोल्ड फॉइल के अंदर साला जो एटम है वो खाली है, मेजॉरिटी स्पेस उसमें खाली है। यस सर, है ना। अरे आपने वो मूवी देखी है क्या यार, मेरे को बताना, वो मूवी देखी है क्या, मार्वल की एंटमैन? ये मूवी देखी, उसमें एंटमैन, अगर जिन लोगों ने देखी वो बताना मेरे को, और जिन्होंने नहीं देखी वो देखना। लेकिन कॉलेज जाके सब इन चीजों से फ्री हो जाओ, पता चले घर पे मूवी देख रहे, मूवी चल रही है घर पे टीवी पे, ऐसे लाड साहब की तरह लेटे हुए एंटमैन चल रही है। घर वाले आए चप्पल लेके, बोले क्या कर रहा है? बोले हमारे फिजिक्स के मास्टर ने बोला एंटमैन देखने को। तो भाई तेरे को तो गरियाएंगे तेरे घर वाले, मुझे भी गालियां पड़ेंगी, सही बात है। तो बेटा अभी मत देखना, फ्री होके देखना, है ना। लेकिन अगर आपने देखी हो तो उसमें आपको मालूम होगा कि यार वो किसी बड़ी से बड़ी चीज को एकदम छोटे रूप में, एकदम सूक्ष्म बना देते हैं। जैसे कार है तो एक मशीन से लेजर बीम वगैरह कुछ इस तरीके की निकालते हैं। हाइपोथेटिकल है, नहीं हो रहा है ऐसा, लेकिन उसमें ऐसा दिखाएगा। आपको तो पता है हॉलीवुड की मूवी में क्या क्या दिखा देते हैं, है ना। तो एक बीम टकराई उससे कार से, और कार इतनी सी होगी, तेरे हाथ में आ गई कार, ठीक है। और फिर उसको बाद में उसको बड़ा भी कर दिया, कार को, बड़ी सी बिल्डिंग को छोटा कर दिया, इंसान को छोटा कर दिया, इस तरीके से एंटमैन में ऐसा दिखाएगा। तो बोला गया कि यार क्योंकि एटम के अंदर का 99.9% स्पेस तो खाली है, तो अगर हम
इस मैटर को श्रिंक कर दे, क्योंकि मैटर, अगर मैटर किससे बना, एटम से, एटम के अंदर का 99.9% हिस्सा हॉलो है, खाली है, स्पेस खाली है, तो हम उसको हाइपोथेटिकली श्रिंक कर दे तो इतना सा हो जाएगा। इस तरीके से एंटमैन में बताया गया है। खैर, है ना, बढ़िया मूवी है, कॉलेज वॉलेज जाओ तब टकाटक देखना और मुझे याद करना। इधर देखो, फ्यू पार्टिकल्स कोलाइडेड विद द एटम्स। अब जो कुछ 100% तो नहीं ना, 0.14, अब ये बेटा 0.14%, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स भेजे गए तो उसके 0.14% भी अच्छे खासे होंगे। फ्यू पार्टिकल्स कोलाइडेड विद द एटम्स ऑफ द फॉइल विच हैव स्कैटर्ड और डिफ्लेक्टेड, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू कंसिडरेबल लार्ज एंगल्स। इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए लेकिन वो बहुत कम पार्टिकल्स है ऐसे, है ना। फ्यू पार्टिकल्स इवन टर्न्ड टुवर्ड द सोर्स इटसेल्फ। 99.86% पार्टिकल्स तो, अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और बहुत थोड़े, बहुत ही कम, मतलब नाम मात्र, है ना, मतलब मुट्ठी भर पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स इवन टर्न बैक टुवर्ड द सोर्स इटसेल्फ। मतलब मैं अल्फा पार्टिकल हूं, सामने क्या है, गोल्ड फॉइल है, तो मैं गया और डिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे करके आ गया, वापस सोर्स की तरफ आ गया, मतलब 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया, समझ गए। ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल्स थे। तो इससे समझ में आया कि दी एंटायर, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, तो पढ़ा होगा, यस सर, दी एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड, अब अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पक्की बात है कि वो वापस अगर लौटा है तो इसका मतलब ये तो तय है, ये तो क्लियर है कि यार एटम के अंदर कोई ना कोई बहुत भारी भरकम सा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिससे रिपेल होके अल्फा पार्टिकल वापस लौट आया। द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल सेंटर कॉल्ड अ न्यूक्लियस। मालूम है ना अपने को, हाँ सर पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट सारा का सारा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा रहता है। इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, इतू सा रीजन है ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑलमोस्ट सारा मास और पूरा पॉजिटिव मास, ऑलमोस्ट सारा, लेकिन पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज किसमें छुपा हुआ है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे कि एटम्स के अंदर खाली न्यूक्लियस तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की इतनी औकात और इतनी बिसात नहीं है हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और अल्फा पार्टिकल का कितना मास होता है गुरुजी, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 है, मतलब 6.4 इंटू 10 की पावर -27, मतलब आप ये मान के चलो कि 10 की पावर 4 टाइम्स, मतलब 10,000 गुना मास है, 10,000 गुना मास है किसका, अल्फा पार्टिकल का, किसके मुकाबले, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, वो उसको ऐसा अल्फा पार्टिकल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वही लिखा है दी इलेक्ट्रॉन कुड नॉट डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के हैं, ये हमको और प्रूव हो गया कि साला इलेक्ट्रॉन ने इतना चार्ज, इतना अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं किया जितना न्यूक्लियस ने किया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हल्के फुल्के हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सो मैसिव, इतना भारी है एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल दैट इट रिमेन्स, न्यूक्लियस का कुछ ना बिगड़ा, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, न्यूक्लियस को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत भारी है, क्योंकि एटम का ऑलमोस्ट सारा का सारा मास काय में छुपा हुआ है, काय में छुपा हुआ है, न्यूक्लियस के रूप में छुपा हुआ है। ये सब रटेगा क्या, ये सब तो तेरे को पहले से ही पता है रे बेटा, ये तो तू मुझे सिखा देगा, तूने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये तो तू मुझे सिखा देगा, है। द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सो मैसिव एज कंपेयर्ड टू द अल्फा पार्टिकल दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब ये प्रोसेस के दौरान, ये वाला इनकाउंटर नहीं है, ठाए ठाए। वेयरएज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर स्मॉल मासेस कैन नॉट, क्या लिखा हुआ है, वेयरएज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर स्मॉल मासेस, इलेक्ट्रॉन का इतना छोटा मास है कि वो कि इट कैन नॉट एप्रिशिएबली डिफ्लेक्ट द फार मोर मैसिव अल्फा पार्टिकल। फिर वही बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन की इतनी औकात, इतनी बिसात नहीं है कि अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दे, न्यूक्लियस की ही है औकात, न्यूक्लियस में ही है दम टू डिफ्लेक्ट दी अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, न्यूक्लियस वहीं का वहीं रहेगा। न्यूक्लियस बोलेगा हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं, ठीक है, ओके। अब इन्होंने बोला, किसने, रदरफोर्ड साहब ने बोला, ये सब रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन है वो सब अपन देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। बेटा आप देखो, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे नेचर को सिमेट्री पसंद है। नेचर के अंदर इतनी सूक्ष्म चीजें जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमको देखना पड़ेगा, इतनी सी चीजें भी ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसे इतनी बड़ी चीजें हमारे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, सूरज और प्लैनेट, जैसे न्यूक्लियस सेंटर में होता है इलेक्ट्रॉन घूमता है, वैसे सन सेंटर में और प्लैनेट्स घूम रहे हैं। आप देखो, बेबी को बेस पसंद है और नेचर को सिमेट्री पसंद है, सूक्ष्म से लेकर के इतनी बड़ी चीजें माइक्रोस्कोप से
माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक। हाँ, बस फर्क है कि वो घूम रहे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, प्लैनेट्स घूमे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं किसकी वजह से? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो बोला जा रहा है, किसने बोला? रदरफोर्ड साहब ने बोला कि ठीक जैसे प्लैनेट्स घूमते सन के अराउंड, और उस वक्त जब ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था तब बच्चा बच्चा जान गया था, वो तो बहुत ही पुरानी बात थी जो ग्रेविटेशन में पढ़ाते हैं कि भाई सन चक्कर लगाता है अर्थ के, ऐसा है ना, ये पिक्चर क्लियर हो गई थी कि प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं, वैसे उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो रदरफोर्ड इन 1911 प्रपोज्ड अ न्यू टाइप ऑफ मॉडल। अब डेल्टन के बाद जेजे थॉमसन के बाद बांधी कमरिया पे साड़ी की आई, अब रदरफोर्ड की बारी। रदरफोर्ड प्रपोज अ न्यू टाइप ऑफ मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, अब बोला ना पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम कहां छुपा हुआ है? न्यूक्लियस के रूप में एकदम बीचों बीच, है ना, जिसमें उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज छुपा हुआ है ना। तो बोला अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इंस्टेड ऑफ बीइंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ स्फीयर ऑफ एटॉमिक डायमेंशन, जैसा किसने बोला? प्लम पुडिंग मॉडल ने बोला। क्या बोला? क्या बोला? वाहियात बात ही, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे हम पूरी फुल इज्जत है, फुल सपोर्ट, फुल इज्जत है डेल्टन साहब को, थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को, सबको फुल इज्जत है। लेकिन यार देखो ना, उन्होंने क्या बोला? वाहियात सी बात बोली कि पूरे एटम में पॉजिटिवली चार्ज फैला हुआ है। इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ बीइंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ स्फीयर ऑफ एटॉमिक डायमेंशन, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, लेस देन 10 की पावर -13 मीटर इन डायमीटर। किसकी बात हो रही? न्यूक्लियस की। एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। बोलो समझ में आ गई क्या बात है? यस सर, बिल्कुल साहब समझ में आ गई। तो थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में गलती निकाल दी कि पूरे एटम में थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीच में बहुत छोटा सा एक स्पेस होगा कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट होगा। दिस सेंट्रल कोर, जो सेंट्रल कोर है उसको न्यूक्लियस बोला, इज सराउंडेड बाय क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इट इज सराउंडेड बाय क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक मिनट, ये मेक्स जबरदस्ती आ रहा है, ठीक है, हो जाता है ना, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है। ऑल्सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज घूम रही है, जैसे अर्थ और प्लैनेट्स घूम रहे सन के अराउंड, तो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने तुमको समझाई है कई बार, और 11th का कंसेप्ट है, लेकिन मैं तुम्हें समझा चुका हूं क्या, कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, दुनिया का कोई भी फोर्स किसकी तरह काम करने लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगता है। हमने कहा ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे न्यूक्लियस के अराउंड, तो कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा, और वो कौन है? प्लैनेट्स के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर का वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन जब इतने बड़े बड़े जायंट्स, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, है ना, सन का मास, अर्थ का मास, प्लेनेट का मास इतना ज्यादा हो जाता है, तब वो फोर्स ज्यादा हो जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स इनके केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत, एक तो साला उसका जी का वैल्यू कम, कैपिटल जी का होता है ना, F इक्वल्स टू GM1 M2 बाय R²। अरे दद्दू दयाल, ओ बेटा दद्दू, इधर देख, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है गुरुदेव? F इक्वल्स टू GM1 M2 बाय R²। जी का वैल्यू कितना होता है? 11th में पढ़ा था 6.67। कितना होता है तेरे बेटा? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब वो तो अर्थ और सन और बाकी प्लैनेट्स के मास इतने ज्यादा होते हैं कि ये फोर्स अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन अब तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास और अगर न्यूक्लियस का मास अगर पुट करने लग रहा है, तो भाई ये फोर्स तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इस केस में, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, वही जो K(Q1 Q2 R²) वो काम करता है यहाँ पे। किसके केस में? सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से, ठीक है। तो नेसेसरी, ऑल्सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, तो इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स है K(Q1 Q2 R² वाला, वही क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आशा करता हूं कि सबको टकाटक सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। इसको छाप लो, इसको पॉज कर लो, इसको देख लो, मुझे नहीं लगता इसमें एक भी डाउट होना चाहिए। और हम चलते हैं आगे। ओके सर, हाँ भाई चलो आगे आ जाओ। अब कुछ थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। द साइज ऑफ एटम इज अबाउट 10 की पावर 5 टाइम्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस। कहा जा रहा है कि जो एटम का, ऑब्वियसली कौन बड़ा है? एटम बड़ा या न्यूक्लियस बड़ा? आप बताओ गुरुजी। ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो एटम के अंदर आता है, तो एटम बड़ा। अब एटम का साइज न्यूक्लियस के मुकाबले पता है कितना है? 100,000, मतलब 1,00,000 गुना। 1,00,000 गुना मतलब आप ये मान के चलो कि क्रिकेट ग्राउंड को अगर मैं मान लू, क्रिकेट ग्राउंड को अगर मैं मान लू, क्रिकेट ग्राउंड जो है उसको एटम मान लो, तो उस क्रिकेट ग्राउंड के बीच में एक रख दो गेंद, बॉल रख दो, तो बॉल हो गई न्यूक्लियस। पूरा क्रिकेट ग्राउंड हो गया एटम,
और उसके अंदर कितनी सी न्यूक्लियस, एक छोटी सी गेंद जितनी न्यूक्लियस। ये कंपैरिजन है, ठीक है, पूछेगा नहीं पर पता होना चाहिए। द साइज ऑफ एटम इज अबाउट 1 लाख टाइम्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट, एटम की रेडियस होगी 10 की पावर -10 मीटर, एटम की रेडियस, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 की पावर -15 मीटर। अभी मत बोलना न्यूक्लियस की रेडियस में तो 15 आ रहा है, एटम की रेडियस में 10 आ रहा है। अरे अकल के दुश्मन, अकल बढ़िया भैंस, गुरुजी भैंस, बस इसीलिए गई भैंस पानी में। बेटा -10 है, 10 की बार -10, मतलब समझ गया, मतलब ऐसे 0.0000 ऐसे करके 10 जीरो और 0 पॉइंट, समझ गए क्या, वहां पे 15। यस सर। तो रेडियस ऑफ एटम कितना हो गया, 10 की पावर -10, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो गया 10 की पावर -15। ओके, न्यूक्लियर कोलिजन इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। अभी न्यूक्लियर कोलिजन क्या है, अरे न्यूक्लियस था, पता बच्चों को क्या लगता है कि साला टक्कर अगर होनी है तो फिजिकली वो टकराने चाहिए पार्टिकल्स, नहीं, बिना टकराए भी टक्कर हो सकती है। टक्कर में एनर्जी और मोमेंटम ही तो एक्सचेंज होता है, वो बिना टकराए भी हो सकता है। तो चार्जेस, अब आप बोलोगे कि गुरुजी हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारी तो गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई ना, अरे दद्दू, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक चीजें बिल्कुल अलग अलग तरीके से चलती है, ठीक है। अब आप सुनो मेरी बात कि जो न्यूक्लियस है वो हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल आए, ये खट 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 खट, इसकी वेलोसिटी कम होती है, रुक गया, रुका ही थोड़ी रहेगा, वापस चला जाएगा। तो बिना टकरा, ऐसा नहीं कि टक्कर होगी डिशूम, ना 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 ना, ये अल्फा पार्टिकल आया, रुक गया रुक गया रुक गया, वापस चला गया। तो यहां पे हुई टक्कर। अब आप बोलोगे बिना टच किए टक्कर, यस, एनर्जी और मोमेंटम के ट्रांसफर को टक्कर बोलते हैं। अगर बिना फिजिकली टच किए एनर्जी मोमेंटम एक्सचेंज हो जा रहा है ना दो पार्टिकल्स में, तो भी वो टक्कर ही कहलाएगी, उसको न्यूक्लियर कोलिजन बोलते हैं। तो बोला जा रहा है जो न्यूक्लियर कोलिजन हो रही है परफेक्टली इलास्टिक है एंड ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सारे रूल्स फॉलो होते हैं मैकेनिक्स के, ठीक है। रदरफोर्ड्स मॉडल इज अनस्टेबल ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इसको हाईलाइट कर रहा हूं और इसको अभी समझा रहा हूं, आप टेंशन ना लो, अभी समझा, अभी ठीक करके देता हूं इसको, क्या मतलब है इसका, एक मिनट, इसको हाईलाइट कर लिया, समझा रहा हूं, टेंशन काहे ले रहे हो, है ना। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, एटम्स शुड एमिट कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज अगेंस्ट द ऑब्जर्व्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा बाद में समझाऊंगा, बाद का मतलब है इसी लेक्चर में फर्दर, बाद में मतलब फर्दर समझाऊंगा, इस पे स्टार मार्क कर देता हूं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये लेटर इन दिस लेक्चर, लेटर इन दिस लेक्चर। लेकिन इसके जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको मैं अभी टकाटक समझा देता हूं, ये इसी लेक्चर में समझाया जाएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लेकिन थोड़ी सी देर बाद, ठीक है, या नेक्स्ट पार्ट में। ऊपर वाला पार्ट पढ़ो, ऊपर वाला पार्ट पढ़ो, नीचे वाला तो अभी आपने पढ़ के इग्नोर कर दिया कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। रदरफोर्ड्स मॉडल इज अनस्टेबल, रदरफोर्ड साहब का मॉडल अनस्टेबल है, इसी का फायदा उठाया नील्स बोर ने, और नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। बोला कि नील्स बोर ने बोला कि रदरफोर्ड से हुई गलती, रदरफोर्ड को माफ करना। सही बात है क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू, वो पढ़ा था अपन ने, मैंने पहले भी बोला था, बताऊंगा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो यार, क्या तुम्हें पता है, क्या हमने ईएम वेव्स में पता किया था, ईएम वेव्स में पढ़ा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब ये मतलब अपना ये जो कोर्स शुरू हुआ था तभी पहले लेक्चर मैंने तुम्हें बताया था कि एक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज जो यूनिफॉर्म मोशन में वो प्रोड्यूस करता है क्या, एक चार्ज जो यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या प्रोड्यूस करता है गुरुजी, मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ। और एक एक्सिलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है किसके, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है किसके, न्यूक्लियस के, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अब जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक्सिलरेटेड तो हो गई, जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक्सिलरेटेड तो हो गई। सही। कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन तो ले दे के होगी, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन हो ना हो, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन तो होगी। मतलब 100 बात की एक बात, कुल जमा बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे माइक्रोस्कोपिक चाहे मैक्रोस्कोपिक, चाहे साला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटे या पृथ्वी और प्लैनेट से सन के अराउंड चक्कर काटे, एक्सिलरेशन तो होगा ही होगा। और हमने पढ़ा है शुरुआत के चैप्टर में कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड है तो ईएम वेव रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, यस और नो। तो अब रदरफोर्ड साहब का जो एटॉमिक मॉडल है वो अनस्टेबल क्यों गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, किसके चक्कर काट रहा है, न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है। अब जब वो चक्कर काट रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन तो ईएम वेव रेडिएट करेगा। अब भाई वो कितनी ईएम वेव रेडिएट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा। तो एनर्जी तो है वो, ईएम रेडिएशन क्या होता है, एनर्जी। अब वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, कहां से लाएगा इतनी एनर्जी?
तो भाई उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एमिट हो रही है, रेडिएट हो रही है किस रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। और धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन को थक के, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते 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 उसकी रेडियस कम होनी चाहिए, और धीरे धीरे वो आके घूम घूम के किस में कोलैप्स हो जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूमते घूमते धीरे धीरे कहां जाना चाहिए? घूमते घूमते न्यूक्लियस में आके कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा होने लगे तो मैटर ही कोलैप्स कर जाएगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा, हम कोलैप्स कर जाएंगे, सब कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। वो गड़बड़ किसने ठीक करी? वो गड़बड़ ठीक करी नील्स बोहर ने। किसने ठीक करी? नील्स बोहर ने। तो रदरफोर्ड ने बोला साला सांप को पाल रहा था, हम तुमको पाला हूं। नील्स बोहर, रदरफोर्ड ने बोला नील्स बोहर हम तुमको पाला हूं। सही बात है। तो बोले भाई अब जो है वो है इट इज व्हाट इट इज। सही बात है। तो इसीलिए रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेट करते करते वो ईएम रेडिएशन एमिट करेगा, जिस वजह से उसकी एनर्जी कम होते 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 उसका रेडियस छोटा होते होते वो किसी में समा जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि रदरफोर्ड इसको समझा नहीं पाए। ठीक है, ये देखो अब सुनना, ये एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो याद रखो, ना चाहो तो मत याद रखो, बट एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। एग्जैक्ट फॉर्मूला ना पता हो तो भी, है ना। बट मैं तो बोलूंगा कि यार मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो 2 चिप्स के पैकेट भी ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सुनो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय। ओ भैया ये क्या है? अरे कुछ नहीं है भाई, वो कह रहा है कि कितने पार्टिकल स्कैटर हुए हैं वर्सेस कितने एंगल पे हुए, उनके बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। एन हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हुए हैं, और थीटा हो गया वो एंगल जिस एंगल पे वो स्कैटर हुए हैं। तो एन यानी नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। जेड क्या होता है पता है ना सबको? हाँ सर पता है, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का हो गया 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। बस अब यहीं तक याद है। जब मैं भी तैयारी करता था तो पूरी पीरियोडिक टेबल मेरे को याद थी, ठीक है ना। तो आपको पता है जेड क्या, हाइड्रोजन का हो गया 1, है ना। तो जेड स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2, इसके पेट में थीटा बाय 2 है, की पावर 4, साइन थीटा बाय 2 की पावर 4, और ये हो गया ई स्क्वायर। अब ये ई क्या है? ई है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ई क्या है प्यारे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है ये वो है, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है। अब देखो तो थीटा बढ़ेगा, अगर सुनना बहुत ध्यान से, थीटा अगर बढ़ता है ना बेटा, थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। थीटा अगर बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। साइन थीटा बढ़ता है तो साइन की पावर 4 भी बढ़ रही है, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। नीचे का माला बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होंगे, तो एन की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब आप तो इधर देखो, घूरो इसको, ताड़ो इसको। थीटा बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम हो रहे हैं, मतलब जिस एंगल पे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो एंगल बढ़ रहा है तो उन पार्टिकल्स की संख्या कम। आप तो मेरे को एक बात बताओ, 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या 180 डिग्री पे? मतलब 0 का मतलब तो हो गए कि बिना डिफ्लेक्ट किए चला गया, सीधे से चला गया। यस सर। अरे चला गया कि नहीं चला गया? यस सर। और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 99.86। और 180 डिग्री पे कितने डिफ्लेक्ट हो रहे? बहुत ही कम है, चुनिंदा है, मुट्ठी भर है ना। तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वो बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। मतलब वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है जिनका डिफ्लेक्शन कम एंगल पर हुआ है, और वो अल्फा पार्टिकल बहुत कम है जिनका डिफ्लेक्शन ज्यादा एंगल पर हुआ है। तो डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ रहा है तो उनकी संख्या, डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ रहा है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा पार्टिकल की संख्या कम हो रही है। तो कैसा ग्राफ आएगा? एन और थीटा के बीच में कोई पूछेगा पेपर में कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस थीटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो थीटा बढ़ता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखो 180 डिग्री पे ऑलमोस्ट 0 पार्टिकल्स है, मतलब बहुत ही कम है, और 0 डिग्री पे तो मतलब बहुत सारे ही पार्टिकल्स है, ठीक है क्या? यस सर। अच्छा 1 बाय साइन होता है कॉसेक, तो 1 बाय साइन 4 क्या हो गया? कॉसेक हो गया ना। तो इसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी ऐसे लिखने में। अरे ये लिखने में कोई हर्ज है क्या? नहीं सर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। अरे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम। हाँ तो 1 बाय साइन की पावर 4 को क्या लिख दिया? कॉसेक की पावर 4 लिख दिया। इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? देख लो, पता होना चाहिए, ठीक है क्या? यस सर। टकाटक आगे चलो भाई, फिर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब यार बेटा ये लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे मैं ना इस स्टार मार्क कर देता हूं। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर रहे, बट ये एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। की पॉइंट आप मान लीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? क्या मैंने आपको बताया था कि एटम, गोल्ड फॉइल वाला जो एटम था, कोई भी एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब आपने उसकी तरफ फेंका, जोर से फेंक के मारा, अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा,
तो अल्फा पार्टिकल जाके न्यूक्लियस से टकराएगा, लेकिन कैसे टकराएगा? बिना टकराए टकराएगा है। बिना टकराए टकराएगा मतलब ये कि बिना फिजिकल कांटेक्ट की टक्कर हो जाएगी। ये हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज, ये +2 ही वाला पॉजिटिव चार्ज, ये आया, स्पीड कम होती जा रही, कम होती जा रही, रुके, फिर वापस चला जाएगा। तो बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल है ये कितना करीब आ सकता है, ये अल्फा पार्टिकल, ये एटम हो गया। अरे दद्दू दयाल, अरे दद्दू कुमार, अरे ओ दद्दू, ये एटम हो गया, उसका न्यूक्लियस हो गया। अभी न्यूक्लियस क्या है? जेडी चार्ज हो गया। पता है आपने को केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? अरे अभी न्यूक्लियर वाला पोर्शन आएगा तब सब पढ़ेंगे, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, कि ये न्यूक्लियॉन्स की इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सब पढ़ेंगे। टेंशन काहे ले रहा है? इसका चार्ज कितना होता है? Ze, पता है ना? नहीं तो अभी न्यूक्लियर में पता चल जाएगा। वैसे केमिस्ट्री में अक्की पब्लिक को पता है Ze। जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन में कितना चार्ज हो गया न्यूक्लियस में? +E। हाइड्रोजन हीलियम में कितना होगा? +2। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में कितना होगा? +3। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम में कितना होगा? 4E। सबको पता है Ze। तो ये न्यूक्लियस यानी एटम इस अल्फा पार्टिकल से बोल रहा है, इसकी जो एनर्जी है ना E, काइनेटिक एनर्जी, वो है ½ mv²। ½ mv²। किसकी बेटा? ½ mv²। इसका मास m मान लो, इसकी वेलोसिटी v मान लो, काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। आपने अल्फा पार्टिकल को फेंक के मारा एटम की तरफ, एटम बोला अल्फा पार्टिकल से, मेरे इतने भी करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो अल्फा पार्टिकल बोला हाय हाय हाय, मैं बर्बाद होना चाहता हूं। अल्फा पार्टिकल बोला कि है ना, डोंट वरी, मैं बर्बाद होना चाहता हूं। तो ये कितना करीब आ पाएगा इसके? ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के कितना करीब आ पाएगा? ये आते 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 पूरा साला एटम में घुसाया, लेकिन न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर जाके इसकी जितनी भी रफ्तार थी वो ठंडी पड़ गई, रुक गया, अब रुका ही नहीं रहेगा। फिर ये भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस को वापस भगा देगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाम से समझ में आ रहा है, क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब हद से हद कितना करीब जा सकता है न्यूक्लियस के। कौन? ये अल्फा पार्टिकल कितना न्यूक्लियस के करीब जा सकता है, उसको बोलते हैं R0। तो ये कितना करीब जा सकता है? R0 करीब जा सकता है। ठीक है ना बेटा? तो इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसका फॉर्मूला याद रखें, R0 बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। पता है अपने को कि 2Ze²। E पता है क्या है? Z है। इस एटम का एटॉमिक नंबर 2Ze²/E। E क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप चाहते हो कि और ज्यादा डिटेल में इस फॉर्मूले को देखें तो E की वैल्यू क्या पुट कर दो? E इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। पहले इसको देख लो, फिर E की वैल्यू ½ mv² भी पुट कर देते, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अरे तू कहे तो जान दे दूं, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है? वाह गुरुजी वाह, बहुत बढ़िया। हमारी एक्स भी हमको ऐसे ही बोलती थी। क्या कर सकते हैं। मोए 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 पोए 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 पोए। ये देख लिया क्या? ये सर। अब इधर देखो, अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखना है। लो देख लो, कर लो बात। R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल? ½ mv²। लो भाई, अब इसमें क्या ही है, कौन सी परेशानी वाली बात है? ये 2 से 2 शहीद कर दो, निपटा दो, 2 से 2 निपटा दो, ये 2 से 2 निपट गया। अरे यार बोलो यार, 4/2 हो गया, 2 से 2 शहीद हो गया, कितना आ गया रे बेटा? भैया Ze²। हे भैया होगी गुरुजी, रहने दो, गला खराब है, फालतू गले पे जोर पड़ेगा और इल्जाम हम पे आएगा कि तुमको पढ़ाते पढ़ाते गला खराब हो गया। ये सब सनी देओल और ये शाहरुख खान, भैया ये सब रहने दो, गला ठीक होने के बाद करना। Ze² है ना, कितना आ गया देखो? पाई एप्सिलॉन नॉट mv², पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। ठीक है, अरे सही है ना टकाटक? यस सर, पाई एप्सिलॉन नॉट mv², ऊपर आ गया Ze²। तो क्या मैं कह दूं? क्या मैं कह दूं? अरे कह दूं तुम्हें या चुप रहूं? चुप ही रहो गुरुजी। R0 किसके प्रोपोर्शनल हो गया? Z के। R0 किसके प्रोपोर्शनल हो गया? E² के। R0 किसके? अरे पाई तो, अरे इस पाई की कोई औकात है क्या? ये तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? इसकी कोई औकात नहीं है, कांस्टेंट है। R0 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? मास के। और R0 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? V² के, है ना। बाकी यहां पे अपन बोल सकते हैं कि R0 E के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कॉमन सेंस वाली बात है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो इधर देख लो, ये टकाटक समझ में आ गया? R0 इज डायरेक्टली, ये 2 नहीं है, Z। गुरुजी आप तो Z पहले अलग तरीके से बनाते थे। हाँ, पर मैंने सोचा कि मैं इसको Z को अब ऐसे बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये Z है, Ze²। तो R0 किसके प्रोपोर्शनल? Z। R0 किसके प्रोपोर्शनल? E²। R0 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मास के। R0 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? V² के। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां पर मैं क्या, इसको रटने मत बैठना, ये फॉर्मूला निकाल लेना। पेपर में रटना क्या है? R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze²/E। E की वैल्यू ½ mv² पुट करके ये सब कंक्लूजन हम खुद निकालने में सक्षम है। देख लो इसको। अब गुरुजी ये बताओ, आप क्या बता रहे थे? ये बता रहा था कि R0 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया?
काइनेटिक एनर्जी के क्या, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये हो गया E। आर नॉट हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और E क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। E क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब जितनी तेजी से फेंकेगा तू, तो ये उतना ही करीब आएगा ना। कॉमन सेंस लगा ले, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ज्यादा नहीं। क्या, अरे अकल के दुश्मन, जितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंकेगा उतना ही तो पास जाएगा ये न्यूक्लियस के, उतना ही तो कम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा। और जितना हल्के हाथ से फेंकेगा, ले ऐसे फेंक दे, ऐसे ऐसे करके फेंक दे हल्के से, तो यहीं जाके रुक जाएगा। इतना कम धीरे फेंका है तूने, तो कम फेंकेगा कम काइनेटिक एनर्जी से, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको देख ले फटाफट गुरु जी। चले आगे चले आगे, चलो जेंटलमैन, हेलो हेलो जेंटलमैन, इसको देख लो। अरे चले यार बेटा, यार तू भी क्या कितनी देर लगाता है रे बेटा। ठीक है, ये वी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, वी स्क्वायर। एक मिनट, ये हो गया वी स्क्वायर। आगे बढ़ो, आ जाओ भाई। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला याद रखना है। ये सवाल बेटा सब यहीं खा लेगा, सारी बूंदे ही लूट लेगा, घर पे क्या करेगा, आराम करेगा, चिल करेगा। ये देख, अकेलापन महसूस होगा घर पे, तब ये सवाल करना। अकेलापन महसूस, और ज्यादा अकेलापन महसूस हो तो ये दो सवाल लगा लेना, सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, अकेलापन भी दूर हो जाएगा। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बस अभी हम नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल शुरू ही करने वाले हैं, पहले इसका देख लेते हिसाब किताब। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये तो पता ही इन्होंने क्या बोला था, पढ़ लेते फिर भी। रदरफोर्ड एज्यूम्ड एटम टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर हैविंग न्यूक्लियस, जिसका ऑलमोस्ट सारा का सारा मास एंड पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस में, और वो न्यूक्लियस का एटम के सेंटर में। और जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस से 1 लाख गुना है, हाँ गुरुजी पता है। और एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर रेडियस, और न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर। हमें सब याद है, हमें हल्के में मत लिया करो, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग न्यूक्लियस एट द सेंटर, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट्स। अरे अभी बनाएंगे ना, आप टेंशन काहे लेते हो। न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट हो गई, जैसे अलग अलग ऑर्बिट में प्लैनेट्स नहीं घूम रहे, वैसे अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन ये अनस्टेबल मॉडल है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते दम तोड़ देगा, उसको चक्कर आ जाएंगे, उसका जी घबरा जाएगा। इतनी एम रेडिएशन लगातार एमिट करने के वजह से अपनी एनर्जी लूज करते करते इट शुड कोलैप्स इन द न्यूक्लियस, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो उसको किसने समझाया, नील्स बोर ने, वो देखेंगे, है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू कीप देम इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये तो पहले से ही पढ़ चुके, इसमें नया क्या है। गुरुजी टेल मी समथिंग आई डोंट नो, ये तो हमें पता ही है। ठीक है भाई, पता ही तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छी बात है, पता है तो। चले आगे, आगे बढ़ो। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, सर्कुलर, एलिप्टिकल। अरे भाई मैं निशब्द हो गया हूं बेटा, ये सवाल देख के, इतना टफ सवाल देख के ना मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। मैंने डायरेक्ट ना ऑप्शन ही टिक कर दिया, सर्कुलर। सही है क्या बेटा? यस सर, बिल्कुल सर, टकाटक एकदम सही है। आगे चल लो चुपचाप, चलो भाई आगे चलो। अब क्या लिखा है, ओ भैया एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कही थी मैंने तुम्हें, बताऊंगा। पहली बात बोल रहा हूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की फील लेने की जरूरत नहीं है, नो फील, सिर्फ एक बार रीडिंग लगानी है। नो फील ओनली रीडिंग, है ना, सिर्फ रीडिंग लगानी है। स्पेक्ट्रा वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ओनली रीडिंग। कोई इस पे ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा तुमसे। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के ऊपर वो सीरीज पूछेगा तो मैं खुद बताऊंगा, लेकिन स्पेक्ट्रा में बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है, नो फील ओनली रीडिंग, ओनली रीडिंग। क्या रीडिंग लगानी है, देखो इधर सुनो, लिखा हुआ है हर एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन होता है। हर एलिमेंट के पास अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम रेडिएशन होता है जो वो एमिट करते हैं। मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स जब हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आते हैं तो फोटॉन्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं। उन फोटॉन्स के अलग अलग वेवलेंथ का जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हर एलिमेंट के लिए अलग होता है। लिखा हुआ है व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर, एटॉमिक गैस या वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, यूजुअली इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको एक्साइट करा दिया जाता है एटॉमिक गैस या वेपर को थ्रू इट। द एमिटेड रेडिएशन, जो वो रेडिएशन एमिट करते हैं, कौन, वो वेपर, गैस या एटम्स, हैज अ स्पेक्ट्रम व्हिच कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली। तो पाया जाता है कि ऐसा करने पर, एक्साइट करने पर एक स्पेक्ट्रम हासिल होता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, सारी वेवलेंथ नहीं होती। इस तरीके के स्पेक्ट्रम को बोला जाता है एज एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम।
क्या बोला जाता है जब आप किसी नहीं पूछ रहा तुमसे पेपर में, यार नहीं आ रहा इस पे सवाल, मेरी गारंटी है पीवाईक्यू में देख लेना इस पे सवाल आए तो, नहीं आता इस पे सवाल। वो बोल रहा है कि जब आपने किसी एटम को, है ना, एटॉमिक गैस या वेपर को आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करा के लो प्रेशर पे एक्साइट कर दिया, तब वो जब उसके इलेक्ट्रॉन, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट, लोअर एनर्जी ऑर्बिट सब पढ़ाऊंगा, अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना मेरी बात पे, तो मैं तुमको दिखा देता हूं ताकि तुमको भरोसा हो जाए। ये देखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, अलग अलग एनर्जी, ये देखो ये फॉर्मूला शीट हो गई, ये बोर मॉडल, ये इसकी अलग अलग एनर्जीज, है ना, ये सब एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस, ये सब पढ़ाऊंगा यार। जब तू भरोसा तो किया कर यार बेटा, यार सिलेबस खत्म होने आ गया है, अभी भी शक की निगाहों से देखता है, पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, काहे नहीं पढ़ाएंगे बे, है ना। ठीक है, तो जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करते हैं, तो उनको कलेक्ट करके हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और स्पेक्ट्रम में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही होती है। ऐसे स्पेक्ट्रम को बोला जाता है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस एंड डार्क बैकग्राउंड। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ब्राइट लाइंस होती है और बैकग्राउंड कैसा होता है, डार्क होता है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द गैस, अब इस गैस में से व्हाइट लाइट पास करा दी, इलेक्ट्रिसिटी की जगह व्हाइट लाइट पास करा दी, हम पाते हैं कि वी फाइंड सम डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। पहले कैसी, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में कैसी लाइंस मिलती है, ब्राइट लाइंस। जब हम व्हाइट लाइट क्या करा देते हैं, पास करा देते हैं, वी फाइंड सम डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। दीज डार्क लाइंस आर दोज वेवलेंथ्स विच वर फाउंड इन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो वेवलेंथ वहां पे पाई गई थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे जब व्हाइट लाइट पास कराते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डार्क हमको लाइंस मिलती है। किन के कॉरस्पॉन्डिंग, उन वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो पहले ब्राइट लाइन बना रही थी, लेकिन व्हाइट गैस बोल रहा, व्हाइट लाइट पास कराने पर कैसी लाइन बना रही है, डार्क लाइन। बस इसको पढ़ लेना है ना, बहुत ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटेरियल ऑफ द गैस। पिछले वाले को जिसमें ब्राइट लाइन मिलती थी डार्क बैकग्राउंड पर, उसको बोलते थे एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, और यहां पे जहां पे डार्क लाइन मिलती है वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, चलते फिर आगे। ठीक, ओके सर। हाँ भाई, देख लिया, कुछ खास नहीं है इसमें। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा, सही बात है। ऊपर वाला था एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा जिसमें ब्राइट लाइंस मिलती है वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, किसमें मिलती है, एमिशन स्पेक्ट्रा में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कैसी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन मिलती है, डार्क लाइन। बस इतना याद रखे, दैट्स इट। ठीक है, ये देख लो फटाफट से। ये देखो, एन एटॉमिक गैस इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, द एमिटेड रेडिएशन कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली। इसको क्या बोलते हैं, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, जब करंट पास कराते हैं, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। बोलो यस और नो, हो गया एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। नहीं आते इस पे सवाल, ये तो मैंने ऐसी एक्स्ट्रा बता दिया है। ठीक है क्या, ये सर अब बताओ ये क्या है, ये है द व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ गैस, द व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर क्रिएट्स सम डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, है ना। अभी पढ़ा ना, व्हाइट लाइट पास कराते तो वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग डार्क लाइन बनती है, इसको क्या बोलते हैं गुरुजी, इसको बोलते हैं दीज डार्क लाइंस आर कॉल्ड। पहला वाला था एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा, ये हो गया एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। यस और नो, ये देखो ना इधर, इसको क्या बोला आपने, इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं जब डार्क लाइंस मिलती हैं। यस सर, तो बेसिकली इसको सिर्फ आप याद कर लो, इसको फील करने की ऐसे जरूरत नहीं है, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। और ये पेपर में नहीं पूछता, नॉट आस्क्ड इन पेपर, लिख भी देता हूं, है ना। ए भाई खुश रहे यार, नॉट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड ऐसे लिख देता हूं। हाँ, लेकिन जो मैं बोलूंगा कि यार ये इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछता है, वो तो करेगा कि नहीं करेगा। हाँ सर, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो फील, ओनली रीडिंग। ओके सर, ये याद रख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह। अब क्या लिखा हुआ है यार गुरुजी, गुरुजी लिखा हुआ है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यार एक बात बता, नील्स बोहर का मॉडल पढ़ने से पहले इसके ड्रॉबैक तो पढ़ने पड़ेंगे ना दद्दू। हाँ सही बात है, तो क्या ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक्स मतलब समझ गया, शॉर्ट कमिंग्स जिसको बोलते हैं। शॉर्ट कमिंग्स मतलब, अरे यार अंग्रेजी का टर्म है यार, तू भी कमाल करता है। फिर वही पकौड़े और फ्रिटर वाली बात हो गई है, ये हो गया शॉर्ट कमिंग, पता होना चाहिए भाई, नहीं बोलोगे बताया ही नहीं था। शॉर्ट कमिंग यानी ड्रॉबैक, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। सबसे पहली कमी सुन लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड, ईएम वेव रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली। ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी है कि कभी ईएम वेव निकल रही कभी नहीं निकल रही, भाई कंटिन्यूअसली एक्सिलरेटेड है, घूम रहा है, तो कंटिन्यूअसली ईएम वेव क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, एंड हेंस वी कैंट एक्सपेक्ट
और हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई टू ऑब्जर्व डिस्क्रीट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझना आप मेरी बात, लगातार घूम रहा है, ये क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं, लगा फील दिला रहा हूं, लगातार घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो लगातार एक्सिलरेटेड तो लगातार ईएम रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो कंटिन्यूअस वेवलेंथ मिलनी चाहिए ना, कंटिन्यूअस वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूअस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली ईएम रेडिएशन एमिट कर रहा है। ईएम रेडिएशन क्या है? अरे ईएम रेडिएशन क्या है? ईएम वेव है जिसकी कुछ वेवलेंथ है, तो कंटीन्यूअस वेवलेंथ मिलनी चाहिए, स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे हमने पाया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, आगे देखेंगे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब एक पर्टिकुलर ये वेवलेंथ है, फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट दूसरी वेवलेंथ आ गई, फिर डायरेक्ट कोई और वेवलेंथ आ गई, कंटीन्यूअस नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा रदरफोर्ड ने बोला कि ये घूम रहा है, और अगर ये घूम रहा है तो कंटीन्यूअसली एक्सिलरेटेड है, कंटीन्यूअसली ईएम वेव एमिट कर रहा है, कंटीन्यूअस वेवलेंथ स्पेक्ट्रम आना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रम कैसा है? डिस्क्रीट वेवलेंथ मिली हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, फिर कंटीन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है, फिर एक पर्टिकुलर, फिर डिसकंटीन्यूअस, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये दोनों बातें ना मैच नहीं हो रही। मतलब जो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा होगा, और जो एक्सपेरिमेंटली हमने स्पेक्ट्रम देखा, बनाया, वो आपस में मेल नहीं खाता, तो हमने कहा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये हो गया एक शॉर्टकमिंग, यानी एक ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, अगला देख, ये मैं समझा चुका हूं क्या? यस सर। द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली एज इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस ईएम रेडिएशन एंड शुड कोलैप्स इन दी न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये देखो, ए भैया, हे भैया, ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम के इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, इसकी रेडियस कम होनी चाहिए, और कम होते ईएम रेडिएशन एमिट करते करते ये थक जाएगा, और थक गए बोलेगा मैं तो थक गया भाई साहब, और थकते थकते इसकी एनर्जी कम होते इसका रेडियस कम होते कहां समा जाना चाहिए? न्यूक्लियस में, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली एज इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस ईएम रेडिएशन। The orbital radius should decrease, कम होनी चाहिए ना रेडियस, yes sir, should decrease, and the electron should collapse into the nucleus eventually, so it could not explain stability of atom। तो मेन दो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड का मॉडल। अगर रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी और जो डिस्क्रीट वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो एक्सप्लेन कर देता, तो रदरफोर्ड ऐसे खड़ा होता, बोले हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं, है ना, ऐसे खड़ा हो जाता रदरफोर्ड। लेकिन वो स्टेबिलिटी, लेकिन आप देखो, आप ये देखो कि कहां थॉमसन का मॉडल और कहां रदरफोर्ड का मॉडल सड़क से उठा के स्टार बना दिया। किसको? एटॉमिक स्ट्रक्चर को सड़क से उठा के स्टार बना दिया। और अगर ये सब ये खोज नहीं करता तो इसका रिसर्च स्कॉलर क्या कद्दू करता? तो नील्स बोहर ने बहुत बड़ा इनका धन्यवाद माना और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि रदरफोर्ड अगर ये सब नहीं बोलते तो नील्स बोर क्या खाक पढ़ाई करते, क्या खाक रिसर्च करते, क्या खाक रिसर्च स्कॉलर बनते। समझ में आ रही बात? तो रदरफोर्ड साहब को करो नमस्कार, चमत्कार को करो नमस्कार, क्योंकि महान लोगों से ही गलतियां होती है। गुरुजी फिर तो हम तो महान प्रो मैक्स हो गए, हम तो साला रोज गलती करते हैं, घर वालों से रोज गालियां सुनते हैं। अरे भाई तू तो सच में महान है, सच में महान है भाई तू तो, है ना। इधर देख, समझ में आ गई? तो दो चीजें क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड साहब। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और ये जो डिस्क्रीट वेवलेंथ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके सर, ठीक है, टकाटक ये ड्रॉबैक्स थे, पेपर में पूछेगा तो बता देना। एक तो वो उनके मतलब जो उन्होंने बोला उसके हिसाब से कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन आता था डिस्क्रीट वेवलेंथ स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे बढ़ो। अब देखो यार, बोर्स मॉडल क्या लिखा हुआ है बेटा? लिखा है बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो डेल्टन एटॉमिक मॉडल के बाद हमने पढ़ा जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला, बॉम्बार्डमेंट वाला, उसके कंक्लूजन्स देखे, उन्होंने क्या बोला वो सब देखा, उनकी शॉर्टकमिंग्स और सारे वो ड्रॉबैक्स देखे। ठीक है, उसके बाद फाइनल एक एटॉमिक स्ट्रक्चर और पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक मॉडल पढ़ना है ना। कौन सा? नील्स बोहर का। तो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में ही बताया, हाइड्रोजन जैसे एटम जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। उत्तर यार, अगर 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना तो इनका मॉडल फेल हो जाएगा। इनका ड्रॉबैक क्या है? शुरू होती ड्रॉबैक पता चल गया। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि इट इज ओनली एंड ओनली डिफाइंड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या? ओनली डिफाइंड फॉर, एक मिनट रुकियो दद्दू,
ओनली डिफाइंड फॉर। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस हफ्ते तो वैसे भी अपना सिलेबस खत्म हो रहा है ना, तो मतलब एक अलग ही उत्साह है ना। लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं। पहले मैंने तुमसे प्रॉमिस ले लिया था, रोज रोज प्रॉमिस लेते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, है ना। पहली प्रॉमिस ले ली था। अरे बच्चों के मैसेज आते, बच्चे बताते, बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं, बच्चे इतने सारे मैसेज करते हैं, उनमें पढ़ता हूं कि यार भाई टकाटक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अलग ही जोश और आनंद के साथ। हाँ ऑब्वियस सी बात है, किसी की प्री बोर्ड चल रहे होंगे, कोई बोर्ड की थोड़ी बहुत पढ़ाई में इंडल्ज होना शुरू हो गया होगा, जिस वजह से कभी कभी बैकलॉग हो जाते हैं। जो बच्चे कमेंट में लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई क्लियर कर रहे हैं, तो बस रुकना नहीं है। रेस्ट नॉट टिल यू रीच, रेस्ट नॉट टिल यू रीच, रुकना नहीं है दोस्त, है ना, ठीक है ना। तो रुक गए तो खेल खत्म है फिर, ठीक है। ओनली डिफाइंड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी एटम्स, स्पीशीज यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम्स लिख देता हूं, स्पीशीज यानी एटम्स। जैसे हाइड्रोजन, तो क्या लिखा हुआ है? ओनली डिफाइंड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। गुरुजी एटम लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो यार ये ले सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम्स या स्पीशीज जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। तो बोला जा रहा है इन्होंने सारी चीजों को क्लब करके, मिक्स करके, क्लासिकल फिजिक्स इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इट वाज नील्स बोहर, इनका जो लाइफ स्पैन है 1885 से 1962, हु यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी। अभी क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या है अपन देखेंगे, आप टेंशन मत लो। इनके पोस्टुलेट से, थ्री पोस्टुलेट से बोर के, वो अभी अपन देखेंगे, है ना। ही यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1913 में इन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ पे 1913 और यहाँ पे कुछ ईयर का डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर लेते हैं, 1913 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहा लिखा हुआ नील, अरे सही तो लिखा है, हल्के में लेते हो क्या यार भाई को यार, है ऐसे थोड़ी है यार। 1913 सही लिखा अपन ने, ओके 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 ठीक है, आगे बढ़ो, ज्यादा खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं। इधर देखो, तो 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया बोर का। ये सब याद मत रखना कि क्या कंबाइन कर दिया क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम का, ये सिर्फ हाथी के दांत है, हाथी 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 का दांत, हाथी का दांत दिखाने वाला, खाने वाला नहीं है। बोर कंबाइंड क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम कंसेप्ट एंड प्रपोज्ड अ थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ थ्री पोस्टुलेट्स। तो तेरे को ये कि इन्होंने क्या कंबाइन कर दिया, कौन सी क्वांटम फिजिक्स कंबाइन कर दी, कौन सी क्लासिकल, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। जो तीन पोस्टुलेट बता रहा हूं याद रख लेना, बात खत्म हो गई। 1913 में रदरफोर्ड की जो कमियां थी मॉडल की, उनको टकाटक दूर करने के लिए उन्होंने अपना मॉडल दिया। और भाई सही बात है, मतलब अगर आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में जाके गलत भी साबित हो जाए, हिस्ट्री में तो अपना नाम दर्ज हो जाएगा, सही बात है। और इतनी भी कोई गलत बात नहीं बोली इन्होंने, जो बातें बोली है ना उससे हम ऑर्बिटल अभी तक का सबसे सही एटॉमिक मॉडल है जो बोर साहब ने दिया है, जिसकी वजह से हम ऑर्बिटल का रेडियस, ऑर्बिट किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वजह से क्या करंट आएगा, सब कुछ बता। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी, भैया पूरा धागा खोल दिया इन्होंने, है। भले से हाइड्रोजन एटम के लिए बताया तो सही, ठीक है। थ्री पोस्टुलेट्स क्या थे गुरुजी वो बताओ, अब सीधी सी बात है। देखो भाई बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट देखो क्या है। अरे बहुत, ये भी रटने नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग मारनी है यार। अब थ्योरी बहुत सारी है, जहां चीजें विजुलाइज नहीं करनी होती वहां पे या तो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, बहुत सारी थ्योरी होगी यार। देख लेते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट ऑर्बिटिंग रेडिएंट एनर्जी। अब सुनना, अब आप बोलोगे यार गुरुजी तो कितना चीटिंग खोर आदमी है, कितना चीटिंग खोर आदमी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले गुरुजी रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेचारा कि भाई वो एनर्जी रेडिएट होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। ये कितना चीटिंग खोर है गुरुजी। इसने क्या किया, इसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा ही नहीं। इसका एजम्पशन, इसका पोस्टुलेट है भाई। बुढ़ा चालू है बहुत, बुढ़ा चालू तो है, चालू मतलब चीटिंग खोर नहीं बोलोगे तो चालू तो बोलोगे। चालू है, कनिंग है, क्लेवर है, सही बात है। चालू है, कनिंग है, क्लेवर है, बहुत चालाक है। क्यों भाई? एजम्पशन ही मान लिया, एक्सप्लेन कर नहीं पाया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट करेगा। बोलेगा नहीं करेगा। बोले कैसे? बोले मान लिया। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना, सही बात है। तो एन पोस्टुलेट मतलब कि एक तरीके से एजम्पशन ही आप मान लो, एजम्पशन ही हुआ, है ना। एजम्पशन का महंगा नाम है पोस्टुलेट। एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट। बोल दिया कि वो जो जिस ऑर्बिट में घूमता है ना उसकी एनर्जी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है उसमें। ऐसे नहीं कि वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है और वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है उसमें, और वो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। बोले कैसे? बोले ऐसे, हवा में, ठीक है। बोले मैंने मान लिया, बोले मैंने मान लिया, सीधी सी बात है। तो लोग बोले कि तू बड़ा
चालू आदमी यार, ठीक है। ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट्स, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते थे जो रदरफोर्ड बता के गया, मिर्च मसाला लगा दिया ऊपर से बस ऐसे, है ना, मिर्च मसाले का तड़का लगाया, तड़का अंग अंग फड़का, बोल दिया कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी एक एनर्जी फिक्स होती है, फिक्स एनर्जी होती है और वो स्टेबल ऑर्बिट्स कहलाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन दीज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलरली प्री डिफाइंड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में ही क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं बिना किसी ईएम रेडिएशन को एमिट करे। अब क्यों एमिट नहीं करेगा वो नहीं बताया, बस मान लिया, ठीक है। ईच पॉसिबल ऑर्बिट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, मैंने कही थी क्या कि इन्होंने बोला कि कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसी में ही घूमेगा और इनकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। किनकी, ऑर्बिटल्स की, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी फिक्स है, स्टेबल ऑर्बिट्स है। दीज स्टेबल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम, इसको एटम की स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, दीज, एक मिनट, दीज स्टेबल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, इन स्टेबल ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है, दीज स्टेबल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम, स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम क्या बोलते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम, ठीक है। नाम है, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा स्टेट ऑफ एटम, आप देख लो। अबे पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, अरे वैसा ही है भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। ये सर, अगला सेकंड पोस्टुलेट, ये देख लो ना भाई, पॉज कर लिया करो यार, वेट करते हो क्या, पॉज कर लिया करो। अगला क्या लिखा हुआ है, बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, क्या लिखा हुआ है सेकंड पोस्टुलेट में, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम ओनली इन दोज स्टेबल ऑर्बिट्स, जो स्टेबल ऑर्बिट्स है, हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अभी एंगुलर में जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है, तो बोला जा रहा है कि भाई ये जो ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना दोस्त, उन ऑर्बिट्स में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, घूमती हुई चीज का एंगुलर मोमेंटम होगा, चलती हुई चीज का लीनियर मोमेंटम, घूमती हुई चीज का एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये क्वांटाइजेशन ही तो हो गया ना। जैसे पढ़ा था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट चार्ज का, किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फोटोन की एनर्जी के। वैसे इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना ऑर्बिट्स में, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स रहेगी, स्टेबल ऑर्बिट रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा इट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी 1 into h/2π, 2 into h/2π, 3 into h/2π, 4 into h/2π, वेयर। अब इसके डिटेल में और ये कैसे इन्होंने निकाला, इसके डेरिवेशन में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना नीट के रेलेवेंट है। वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर जैसे लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है p, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है l, है ना, तो L यानी एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, सही बात है, तभी तो इन्होंने बोला कि भाई इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का, तो L कितना हो गया, nh/2π, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो यार बेटा जो एंगुलर मोमेंटम है L, उसका फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, mvr, क्या होता है, mvr, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है गुरुजी, जैसा आप बोलो, जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना mv, इसका फॉर्मूला होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम। और इन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्या हो गया, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जहां पे जो n होगा वो क्या होगा, वो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो mvr बराबर nh/2π, mvr हो गया एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, ये n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, टकाटक टकाटक, ओके, जैसा आप बोलो भाई, इसको देख लो एक बार, याद रख लेना। इसमें सच क्या, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो घूम रहा है, v हो गया वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल लो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, खुश रहे दोस्त, सब बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या हो गया, इंटीजर, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ले खुश रहे, इसको याद रख ले, हो गया दूसरा पोस्टुलेट, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। तो इन्होंने बोला क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा स्टेबल ऑर्बिट्स में तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा, क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा, ठीक है। हाँ भाई चले आगे, यस सर, देखो अब लास्ट इसका पोस्टुलेट है भाई का थर्ड पोस्टुलेट, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने कि भाई जैसे देखेंगे भी अपन इसको नेक्स्ट पार्ट में, हम देखेंगे किसको कि भाई एनर्जी जो है हर एक ऑर्बिट की अलग होती है, और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन से दूर जाते जाते, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, न्यूक्लियस से दूर जाता जाता ना इलेक्ट्रॉन, दूर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, पास वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो न्यूक्लियस के पास होता है ऑर्बिट उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, और जो न्यूक्लियस के दूर ऑर्बिट उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप मारता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, जब
इलेक्ट्रॉन जंप मारता है एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। क्यों जंप मारता है? स्टेबल होने के लिए। हर चीज स्टेबल होना चाहती है दुनिया में, हर एक चीज स्टेबल होना चाहती है ना? सही बात है, ये परम सत्य, दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। तो जब एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, अनस्टेबल है। याद है वो मैंने आपको पपी पिल्ले वाला एग्जांपल बताया था? यस सर। मान लो घर में कोई पपी है, पिल्ला है, वो मस्त एकदम सो के उठा है, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, तो अनस्टेबल है ना, फुल एनर्जी, भाग रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर, मान ही नहीं रहा, कभी बिस्तर पे, कभी कभी सोफे पे, है ना, कभी बाहर घूम रहा है, दौड़ रहा है, एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। और जब थक हार जाएगा तो किसी घर के कोने में आके वो सो जाएगा। थक गया, एनर्जी कम हो गई, एक जगह आ गया, मतलब स्टेबल हो गया। एनर्जी ज्यादा थी मतलब अनस्टेबल, थक गया बेचारा, सो गया, स्टेबल हो गया, एनर्जी कम हो गई। तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल होना चाहता है, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल यानी स्टेबल ऑर्बिट में आएगा तो वो छलांग लगाएगा ऊपर से नीचे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। ये सब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा, अनस्टेबल से स्टेबल होगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो दे देगा। अरे मतलब ये वैसा हो गया कि मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपके मन में आया कि मैं चैरिटी करूंगा, तो आपने 1 करोड़ में से जो है 99 लाख 99 लाख रुपीस दे दिए, तो अब आपका जो धन है वो तो घट गया ना, आपका धन है वो घट गया। सही बात है। वैसी हायर एनर्जी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी है, वो लोअर एनर्जी में आया, तो जो एक्सेस एनर्जी थी, जो एनर्जी डिफरेंस था दोनों लेवल्स ऑर्बिटल्स के बीच में, वो उसने दान कर दिया। किस रूप में? फोटोन के रूप में दान कर दिया। वही कह रहा है, फील आ गई होगी वैसे तो। एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है, मतलब वो अनस्टेबल से स्टेबल होगा। कैसे? हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आके। और जो हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस वो किस रूप में एमिट करेगा? फोटोन के रूप में एमिट करेगा, है ना। वाइल डूइंग सो अ फोटोन इज एमिटेड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एक फोटोन एमिट होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। देयरफॉर the energy of photon is given by एक मिनट, इसको ठीक कर देता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, है ना। एक मिनट, सॉरी, इनिशियल माइनस फाइनल। अभी बता रहा हूं क्या सीन है, तुम भी बोलोगे वाह क्या सीन है। एक मिनट रुक जा बेटा, अभी ठीक करके देता हूं और पूरा कंसेप्ट भी समझा देता हूं। इसको देख, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि जब हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा, मतलब पहले इनिशियल हायर एनर्जी पे था, फिर फाइनल लोअर ऑर्बिटल पे आ गया, तो किसकी एनर्जी ज्यादा थी? इनिशियल स्टेट की ज्यादा थी, फाइनल स्टेट की कम थी। तो लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट। और जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल स्टेट जो हायर एनर्जी थी माइनस फाइनल स्टेट की एनर्जी जो लोअर एनर्जी है, वो होगी उसका डिफरेंस। तो इनिशियल स्टेट की एनर्जी माइनस फाइनल स्टेट की एनर्जी, इनिशियल स्टेट की एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल स्टेट की एनर्जी कम है, तो इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट की जो एनर्जी डिफरेंस है वो किस रूप में भेज दिया उसने? दे दिया, दान कर दिया, डोनेट कर दिया, फोटोन के रूप में। फोटोन की एनर्जी होगी HF या H न्यू बराबर एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। तो ऐसे मत सोचना कि इनिशियल माइनस फाइनल क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं, क्योंकि दद्दू बड़ा माइनस छोटा होता है ना, बड़ा माइनस छोटा होता है। यस सर। तो इनिशियल स्टेट की एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल स्टेट की एनर्जी कम थी, इसलिए तो जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी हो गई इनिशियल स्टेट की एनर्जी माइनस फाइनल स्टेट की एनर्जी, वेयर ई इनिशियल एंड ई फाइनल आर द एनर्जीज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। EI एंड EF आर एनर्जीज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट। क्यों? क्योंकि एनर्जी इनिशियल क्या था? हायर एनर्जी ऑर्बिट में था, हायर एनर्जी ऑर्बिट में था, भले ही अनस्टेबल था पर वो हायर एनर्जी ऑर्बिट था। यस सर। और फाइनल कैसा है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट, स्टेबल हो गया पर कम एनर्जी, लोअर एनर्जी ऑर्बिट। पहले कैसा था? अनस्टेबल था, बाद में कैसा हो गया? रे बेटा, ए बेटा, ओ बेटा, स्टेबल हो गया रे बेटा। यस, देख ले, समझ में आ गए तीनों पोस्टुलेट्स? बिल्कुल साहब। पहला पोस्टुलेट क्या बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एमिट करता है नहीं। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल रहता है। तीसरा कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा, है ना, अनस्टेबल से स्टेबल होगा, फोटोन एमिट करेगा, यानी कि दो जो ऑर्बिट्स है उनकी जो एनर्जीज है उनकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो फोटोन एनर्जी एमिट कर देगा। इसको देख लो। यस सर। इसके पोस्टुलेट भी देख लिए। पहले बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, है ना। पहचान गए होंगे कौन होंगे? बोलो, जुबा केसरी। सही बात है। तो आज के लेक्चर को यहीं विराम लगाते हैं। जिसका बचा हुआ पोर्शन है उसको फटाफट से अपन नेक्स्ट पार्ट में क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है ना। और इस वीक अपना सिलेबस भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको इस चैप्टर की, एटम्स वाले चैप्टर की DPP मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में इसको खत्म करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।